हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार मैं फिर से ओनली आईएएस फाउंडेशन चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसिम। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लास 10th हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, जो डील कर रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा यहां से बन सकता है, बन जाएगा। ठीक है दोस्त, अब इस चैप्टर के 4 पार्ट्स हैं। इसी 4 पार्ट्स में आपके एनसीईआरटी के अंदर भी डिवाइड है, तो हम अपने लेक्चर का फ्लो इन्हीं 4 पोर्शंस, ऐसी 4 हेडिंग्स के अंदर यहां पर पढ़ेंगे, ताकि आपकी एनसीईआरटी यहां पर कवर होती चली जाए। क्लियर है दोस्त? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां पर याद दिलाऊंगा। दोस्तों, जब मैं आपको, याद करिए, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा रहा था, याद करिएगा, तो जब मैं उसका पार्ट 2 स्टार्ट किया था, उस एनसीईआरटी का चैप्टर का पार्ट 2, तो वहां पर मैंने कहा था कि मिड 18 सेंचुरीज के आसपास या उससे पहले की बात करें अगर, तो यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था। लोगों के अंदर कोई सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं थी। मतलब लोग अपनी एक दूसरे को बिरादरी के समझते नहीं थे। बिरादरी मतलब कहने का यह है कि लोगों के अंदर कोई ये फीलिंग नहीं थी कि हाँ, हम एक दूसरे को बिलोंग करते हैं। हर आदमी अपनी अपनी अलग अकड़ में था और कोई उसको नाता ही नहीं था नेशन से, बस वो अपना अलग चल रहा था। तो कोई नेशन स्टेट नहीं था उस वक्त, कोई सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं थी। राइट और रॉन्ग? राइट। फिर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे रिवॉल्यूशंस होते हैं पूरे यूरोप में, और 1830 से लेकर 1848 तक आप देखोगे वो पूरा फेज रिवॉल्यूशन ही रिवॉल्यूशन से भरा था। और उसका आउटकम देखने को ये मिला कि उसके बाद हमने नेशन स्टेट बनते हुए देखे। मैंने आपको जर्मनी की कहानी बताई, कैसे जर्मनी फॉर्म हुआ। मैंने आपको इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ाया। मैंने आपको ब्रिटेन की कहानी के बारे में मैंने आपको ब्रिटेन की कहानी बताई। तो ये सब हमने देखा। लेकिन इसमें एक बात समझ में ये आई कि हाँ, धीमे धीमे लोगों के अंदर वो कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई थी, वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ गई थी। और जैसे जैसे ये नेशन स्टेट फॉर्म हो रहे थे अलग अलग, तो लोगों के अंदर लोगों की नई आइडेंटिटी बन रही थी। राइट? जैसे हमने आपको बताया था, ब्रिटेन का मैं आपको केस बढ़ा रहा था कि उनका नया नेशनल एंथम आ गया था, है ना। फिर हमने आपको उनके फ्लैग के बारे में बताया था। तो उनके नए नए सिंबल्स, नए नए आइकन्स, ये सब आ रहे थे। क्लियर? तो एक बार चलिए इसको यहां पर पहले मेंशन कर लेते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जल्दी लिख लीजिएगा। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप लिख लीजिए। ये मत सोचिए मैं गलत लिख रहा हूं, मैं जानबूझ के हेडिंग लिख रहा हूं। नेशनलिज्म इन इंडिया नहीं, पहले लिखिए राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और जब हमने ये पढ़ा था तो हमने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट यहां पर हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट देखने को मिलता है। राइट और रॉन्ग? राइट सर। अब जरा समझिएगा, जब ये नेशन स्टेट बने तो मैंने क्या बताया आपको कि क्या हुआ, न्यू आइडेंटिटी डेवलप होने लगी लोगों की, है ना। नए फ्लैग, नया नेशनल एंथम, ये सब आने लगा। और न्यू आइडेंटिटी का मतलब लिख लीजिए यहां पर, बेटर रहेगा यहीं के यहीं। जैसे कि न्यू सिंबल्स लिख लीजिए आप, जैसे कि आप लिख लीजिए नए नए सिंबल्स फॉर्म होने लगे। जैसे कि आप देखिए न्यू आइकन्स फॉर्म होने लगे, न्यू आइकन्स बनने लगे। ठीक है ना। ये सब चीजें जो है हो गई, और लोगों के अंदर जो है दोस्त क्या हुआ, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आने लगी। लिखिएगा, लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है वो बढ़ने लगी थी। तो यहां पर जो हमारा सवाल है, या जो हमको यहां पर स्टडी कर रहे हैं, वो ये स्टडी कर रहे हैं कि ये जो आप कॉन्शियसनेस देख रहे हैं, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस इंडियंस के अंदर कैसे आई, ये कॉन्शियसनेस इंडियंस के अंदर कैसे बनी, ये चीज यहां पर हमको देखनी है। यहां तक बात क्लियर हो गया? अब चलिए थोड़ा समझते हैं किस प्रकार से ये चीज इंडियंस ने करी। देखो दोस्त, सिंपल सी बात है, और इन पॉइंट्स को जरा आसानी अच्छे समझ लेना कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छे समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट एकदम बहुत सिंपल है। देखो, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, या हम कह सकता हूं जब ब्रिटिश ने भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर क्या किया, कब्जा कर लिया। तो जब भारत के ऊपर कब्जा किया तो बेसिकली हम क्या बोल रहे थे कि कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हो गया। हम कहते हैं ना कॉलोनियलिज्म हो गया, है ना। तो क्या हो गया, ये कॉलोनियलिज्म शुरू हो गया, यानी कि अंग्रेजों ने भारत को अपना कॉलोनी बनाया। राइट? कॉलोनियलिज्म हो गया। और यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि ये इंपीरियलिज्म की शुरुआत है इंडिया के ऊपर। इंपीरियलिज्म क्या है, दोनों में फर्क क्या है, दोनों चीजें देखो। इंपीरियलिज्म क्या होता है, जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अपना डोमिनेशन करती है, पावर दिखा के, पावर दिखा रही है क्या, और पावर से डोमिनेट कर रही है, इंपीरियलिज्म। और इंपीरियलिज्म में आइडियोलॉजिकल चीजों को भी काउंट किया जाता है, वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है ना, ये सब चीजें। तो इंपीरियलिज्म में आपकी आइडियोलॉजी भी आती है। कॉलोनियलिज्म बेसिकली मोर और लेस वो लिमिटेड रहता है
कॉमर्शियल ट्रेड को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर, ठीक है। बट हाँ, कॉलोनियलिज्म भी आप देखोगे बिना इन्वेजन के पॉसिबल नहीं है, इन्वेजन तो करना ही पड़ेगा तब कॉलोनियलिज्म हो पाएगा। तो यहां पर अभी के लिए समझो कि जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया, भारत पे कैप्चर हमला किया, अटैक किया, कब्जा किया, तो भाई इंडिया पे जो रूल शुरू हो गया वो कॉलोनियलिज्म शुरू हो गया, इंपीरियलिज्म शुरू हो गया। अब ये जो आपका रूल था कॉलोनियलिज्म वाला, इंपीरियलिज्म वाला, ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का था, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे इंडियंस, इसमें एक्सप्लॉइटेटिव था, ये बहुत ज्यादा सप्रेसिव नेचर का था, इंडियंस को दबाया जा रहा था लोगों को, ये बहुत ज्यादा ऑपरेसिव नेचर का था, ठीक है, ये बहुत ज्यादा सप्रेसिव, बहुत ज्यादा ऑपरेसिव, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का था। तो एक बात जो इंडियंस को यहां पर समझ में आई कि अगर हमको इस कॉलोनियलिज्म या इस इंपीरियलिज्म से लड़ना है तो हमको यूनाइट होना पड़ेगा, और जब हम लोग यहां पर यूनाइट होंगे, समझिएगा, जब यहां पर ये लोग यूनाइट होंगे इंडियंस, तो इसी के खिलाफ जब लड़ाई लड़ेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही होगा हमारा एंटी कॉलोनियलिज्म। क्या होगा ये, एंटी कॉलोनियलिज्म। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी इंपीरियलिज्म। मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसके अगेंस्ट लड़ाई होगी तो एंटी इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ाई होगी तो क्या होगा, एंटी कॉलोनियलिज्म, और इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई है तो एंटी इंपीरियलिज्म। अब दोस्त एक बात बताओ, समझने वाली बात है, ये लड़ाई जो होगी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ या एंटी इंपीरियलिज्म के खिलाफ, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। यही तो था, यही तो फ्रीडम स्ट्रगल है इंडिया की। यस, ये क्या है हमारी, देखिए यार सर, हमारी यही तो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया है, ये हमारी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है ये बात? हाँ, अब ये जो फ्रीडम स्ट्रगल थी या ये जो हमारी लड़ाई एंटी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ शुरू हुई, तो इसमें यहां पर इस एनसीईआरटी में, इस चैप्टर में जो कहानी शुरू होती है वो हमारी महात्मा गांधी जी के अराइवल की बात की कहानी है, जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आ जाते हैं। तो महात्मा गांधी, यहाँ पर उनका नाम सामने आएगा। इस एंटी कॉलोनियलिज्म की लड़ाई में महात्मा गांधी जी का यहाँ पर कहानी से यहाँ पर कहानी स्टार्ट होगी, और महात्मा गांधी जी ने इसके लिए, यानी कि एंटी कॉलोनियलिज्म करने के लिए, या फिर कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, या फिर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पर दो मूवमेंट्स की बात लॉन्च किए। उन दोनों मूवमेंट्स को हमें यहाँ डिस्कस करना है। वन इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और एक हो जाएगा आपका, नोट करिएगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बात समझ में आ गई? ये दोनों मूवमेंट्स की बातें हमको इस वाले लेक्चर में दोस्तों करनी है। डन, दिस इज द आउटलाइन। अब चैप्टर को यहां से शुरू करते हैं, मतलब शुरू तो हो ही गया है। अब यहां पर आप हेडिंग डालिए कि भाई देखो, वर्ल्ड वॉर एंड हो जाती है, और वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद या वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या क्या इंप्लीकेशंस आए इंडिया के ऊपर, वो हम लोग पहले यहां पर देखते हैं। प्लीज गिव द हेडिंग, इंप्लीकेशंस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, या इंप्लीकेशंस ऐसे लिख लीजिए, इंप्लीकेशंस, चलिए ऐसे लिख लीजिए, ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। क्या क्या ऐसे यहां पर इंप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। हेडिंग ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज गिव दी हेडिंग। चलिए आइए करें इंप्लीकेशंस। आइए बना लीजिए ये फ्लो चार्ट, बना लीजिए। देखो यार, ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश मैं करता हूं, जितना आपको ऑब्जेक्टिफाई करके पढ़ा पाऊं। नंबर 1, ये वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस हमको वॉर के बाद देखने को मिलते हैं। लिखिएगा, पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक चेंजेस पोस्ट वॉर। वॉर के बाद हमको बहुत सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिले, चलिए अब यहां पर देखते हैं। इन्हीं पॉइंट्स में कवर होगा, बहुत सारे चीजों को चेंजेस आए, लेकिन आपके एनसीईआरटी क्या क्या पॉइंट्स बता रही है वो यहां लिखते हैं। देखो, अब ये लड़ाई जब लड़ी गई, वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, तो जाहिर सी बात है इसमें पैसा बहुत चाहिए। तो डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स, मतलब पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि डिफेंस के सामान हमें खरीदने हैं या फिर डिफेंस के ऊपर खर्चा करना है। तो क्या हुआ कि डिफेंस के एक्सपेंडिचर जो है इस वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है बढ़ गए थे। डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या हुआ था,
बढ़ गए थे। और इसको फाइनेंस कैसे किया गया, कैसे ये डिफेंस के एक्सपेंडिचर यहां पर फाइनेंस किए गए? यहां पर डिफेंस एक्सपेंडिचर फाइनेंस करने का क्या तरीका था? एक था वॉर लोन्स, वॉर लोन लिए गए, लड़ाई लड़ने के लिए लोन लिए गए। और दूसरा यहां पर आप देखोगे कि टैक्सेस की बात करेंगे, टैक्सेस, या फिर ऐसे लिख लीजिए कि कस्टम ड्यूटीज को रेस किया गया। जो कस्टम ड्यूटी थी उसको क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। उसके अलावा क्या किया गया? इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। बात समझ में आ गई? पॉइंट नंबर 2 हो गया। डिफेंस है भाई, वर्ल्ड वॉर है, लड़ाई होगी, जाहिर सी बात है, लड़ाई हो रही है तो सारा चीज जो है, सारा पैसा रुपया जितना भी है सब झोंक दिया जाता है वॉर के अंदर। यहां ब्रिटिशर्स भी यही कर रहे थे। हमारे कंट्री के अंदर डिफेंस का एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया। उसको फाइनेंस करने के लिए क्या किया गया? वॉर लोन्स लिए गए, वॉर में वॉर लड़ने के लोन्स लिए गए, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स जैसी चीजों को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। समझ में आ गया? पॉइंट नंबर सी। अब जब लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है उस वक्त आप देखोगे तो फूड शॉर्टेज होना शुरू हो गया, यानी कि अनाज की किल्लत होना स्टार्ट हो गई, फूड शॉर्टेज। और जब भी अनाज की किल्लत है यानी फूड शॉर्टेज कम हो गया तो उसके वजह से क्या हुआ? फूड प्राइसेस बढ़ने लग गए थे। फूड प्राइसेस क्या हो गए? फूड प्राइसेस इंक्रीज होने लग गए। ठीक है। एंड देन लास्टली पॉइंट नंबर 4, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को फोर्सफुली आर्मी के अंदर रिक्रूट किया और उनसे डिमांड करी कि आप तुम्हें जो है हमारे मतलब इंडिया, तुम्हें जो है हमारे लड़ना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी यहां पर हुआ, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया गया आर्मी के अंदर। क्लियर है यहां तक पॉइंट? अब क्या हुआ दोस्त कि ये तो ठीक है चल रहा था, लेकिन आप देखोगे कि 1918 से लेकर 1919 और 1920 से लेकर 1921 दोस्त ये वो फेज था जब क्रॉप फेल्योर हो गया था, क्रॉप फेल हो गया था। प्लस हम ये कह सकते हैं कि भुखमरी आ गई, फेमिन। अब फूड शॉर्टेज हो जाएगा तो लोगों को अनाज मिलेगा नहीं, लोग जो है फेमिन पड़ गया तो लोग जो है भुखमरी के कारण मरने लगे। इसके अलावा आप देखोगे कि एक एपिडेमिक फैल गया था, एपिडेमिक। और एपिडेमिक क्या था? इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। इन दोनों कारणों की वजह से आप देखोगे कि बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप ऑन नोटिंग। अब आइए, अब प्लीज लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। चलिए पहले बातें सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद उसको नोट कर लीजिएगा। महात्मा गांधी जी वो साउथ अफ्रीका में थे और साउथ अफ्रीका से वो वापस इंडिया आते हैं, है ना। और जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो वहां पर वो ऑलरेडी एक रेसिस्ट लड़ाई लड़ रहे थे, ब्लैक्स एंड वाइट्स, रेसिस्ट रिजीम, रेसिस्ट फाइट ऑलरेडी चल रही थी। और उनकी जो रेसिस्ट फाइट थी उसको लड़ने के लिए वो जो तरीका इस्तेमाल कर रहे थे वो एक नया, एक नोवल मेथड था जिसको सत्याग्रह कहते थे। अभी सत्याग्रह जो वर्ड है ना, इसके 2 प्रिंसिपल्स है, ट्विन प्रिंसिपल्स। एक है सत्य, दैट इज ट्रुथ, और दूसरा है अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस। इन 2 प्रिंसिपल्स को जब गांधी जी वापस इंडिया आते हैं तो इंडिया में भी यही जो नोवल मेथड है सत्याग्रह का, उसको इंडिया में अप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया? इसको लिख लीजिए प्लीज, राइट आइडिया ऑफ सत्याग्रह बाय महात्मा गांधी। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी ही वॉज इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में थे वो, और साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं इंडिया, रिटर्न्स टू इंडिया। इंडिया में हालात बड़े खराब, वर्ल्ड वॉर चल रही है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में जब में थे तो वहां पर वो ऑलरेडी एक रेसिस्ट फाइट चल रही थी उनकी, है ना। और इस रेसिस्ट फाइट को लड़ने के लिए उन्होंने अडॉप्टेड अ नोबल मेथड, अडॉप्टेड अ नोबल मेथड। नोबल मेथड का मतलब है नया, एक नोबल मेथड उन्होंने अडॉप्ट किया, और इस नोबल मेथड को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सत्याग्रह। क्या बोल रहे हैं इसको? सत्याग्रह, ठीक है। अब ये जो सत्याग्रह है, इस सत्याग्रह के बेसिकली दोस्तों ट्विन प्रिंसिपल्स थे, यानी कि 2 प्रिंसिपल्स थे, ट्विन प्रिंसिपल्स। और वो क्या क्या थे ट्विन प्रिंसिपल्स? नोट करिएगा। एक आपको मिलेगा सत्य, सत्य दैट इज ट्रुथ, और दूसरा आपको मिलेगा अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस।
ये गांधी जी के तरीका था किसी भी सत्याग्रह में, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी का कहना यह था कि अगर आप किसी जस्ट कॉज के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि आप किसी अगर मान लीजिए इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, आपके कोई कॉज जो भी लड़ाई का है वो अगर सही है, तो आपको किसी भी फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है उस लड़ाई को लड़ने के लिए। आप बिना फिजिकल फोर्स के आप इन लड़ाई को इस तरीके से ट्रुथ और नॉन वायलेंस के जरिए जीत सकते हैं। यह था उनका आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आप चाहो तो उसको लिख सकते हो कि इफ द आइडिया इफ द कॉज ऑफ फाइट इज जस्ट, या इफ द रीजन इज जस्ट लड़ने का, देन नो फिजिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फाइट फॉर दिस थिंग। क्लियर? बात समझ में आ गया? यह था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब जब गांधी जी इंडिया आते हैं तो सबसे पहले 3 जगह वो अपने इस सत्याग्रह को अप्लाई करते हैं, स्नोबॉल मेथड को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये उनके एक तरह से हम कह सकते हैं कि 3 उनकी जगह थी जहां पर उन्होंने अपने इस स्नोबॉल मेथड को लगाया, सत्याग्रह के आइडिया को अप्लाई किया। इसको आप हेडिंग ऐसे बना सकते हैं, किताब में हेडिंग नहीं दी है, मैं खाली बना रहा हूं 3 रीजनल सत्याग्रह। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इसमें आएगा वो एक्चुअली सत्याग्रह नहीं था उनका, वो एक तरह का डिस्प्यूट था, उसको सॉल्व किया, वो सत्याग्रह के रूप में नहीं था, ठीक है। बट स्टिल ठीक है, यहां पर अभी हम उसको अपने समझने के लिए खाली यहां पर उसको लिख रहे हैं। चलिए देखिए, अब मैं बात करूंगा यहां पर 3 की। फर्स्ट लिखिएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। देखो दोस्तों, जितना जितना खाली यहां पर एनसीईआरटी में दिया है, खाली अभी हम उसको उतना कवर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा लिखिएगा, प्लीज नोट करिएगा, चंपारण के बाद लिखिए खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। एक बात और ध्यान रखना, बताता हूं रुको, खेड़ा सत्याग्रह। और तीसरा पॉइंट लिखिए यहां पर आप लोग, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब जरा बात सुनिएगा ध्यान से। देखो यार दोस्त, अगर देखा जाए यूपीएससी के अंदर या सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जब गांधी जी अहमदाबाद में थे तभी उसके ठीक 4 दिन के बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ, है ना। मतलब खेड़ा में इशू स्टार्ट हो गया तो गांधी जी वहां चले गए। समझना बात को? क्लियर है? तो पहले चंपारण हुआ, फिर खेड़ा हुआ, फिर अहमदाबाद हुआ, फिर खेड़ा हुआ। लेकिन एनसीईआरटी जो आपकी क्लास 10 की कह रही है, मैं उसके हिसाब से चल रहा हूं। पहले चंपारण लिखा हुआ है, फिर खेड़ा लिखा हुआ है, फिर अहमदाबाद लिखा है एनसीईआरटी के अंदर। लेकिन आप कहीं और भी देखोगे, सर्च करोगे तो आपको चीजें मिलेंगी, पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर उसके बाद खेड़ा। क्लियर है? चलिए अब चलिए इनको चीजों को जान लेते हैं कि पहले यहां पर चीजें किस किस प्रकार से थी। चंपारण में क्या था? चंपारण आपको पता है ये कहां पर है? बिहार में है, ठीक है, बिहार में है। और 1917 में ये सत्याग्रह हुआ। इसमें क्या था इशू? यहां पर क्या हुआ था? यहां पर जो इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट जो एक ऑपरेसिव सिस्टम था प्लांटेशन का, उसके अगेंस्ट यहां पर गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। क्लियर है? इसको यहां मेंशन कर लीजिए। अगेंस्ट ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। अभी मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि कितने यहां पर कितना कठिया सिस्टम जो यहां पर 3 कठिया सिस्टम था, वो उन सब चीजों में भी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में अभी यहां पर खाली आपको बेसिक समझना है। बेसिक यही है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में हुआ और क्या उसका वहां पर क्यों हुआ, क्योंकि जो वहां पर इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम था जो बड़ा ही ऑपरेसिव नेचर का था, उसके अगेंस्ट यहां पर गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। ठीक है ना। वैसे बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं कि उनको बुलाया गया था, है ना, ही वेंट, महादेव देसाई, मजरूल हक, ये सब भी उनके साथ गए थे। तो इन सब चीजों में अभी हम नहीं जाएंगे। आगे आइए, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में क्या हुआ कि वहां पर ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, है ना, क्रॉप फेल्योर हो गया। और जब ऐसा हुआ तो वहां पर जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे अब सरकार को, अंग्रेजों को। लेकिन अंग्रेजों ने कहा हमें मतलब नहीं है, हमको तो पैसा चाहिए, हमको तो पैसा, खोखा रोकड़ा जो भी है पहुंचाओ हमको, हम उसमें कोई रियायत तुमको नहीं देंगे। गांधी जी ने ऐसे में यहाँ के पीजेंट्स को बोला कि मना कर दिया कि तुम लोग बिल्कुल भी जो है रेवेन्यू यहां पे नहीं करोगे सरकार को। ठीक है, तो खेड़ा की बात लिख लीजिए यहां पर, प्लीज राइट, टू सपोर्ट द पीजेंट्स, टू सपोर्ट द पीजेंट्स
टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा, ठीक है। और गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी आस्क्ड देम नॉट टू पे, गांधी जी आस्क्ड देम नॉट टू पे रेवेन्यू टू ब्रिटिशर्स। क्लियर, ठीक है। अब आइए इस पे, यहां पर क्या चल रहा था, इसको चाहें तो आप लोग बाइफरकेट कर सकते हैं अगर इजीली समझना है, इसको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर इसको बाइफरकेट कर लीजिए। आइए, ये क्लियर है। चलिए अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बारी आती है। देखो यार क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, एक लेडी थी जिनका नाम था अनुसुईया साराभाई। थोड़ा बता दे रहा हूं, एक्स्ट्रा है, नहीं है आपके एनसीईआरटी में, इसलिए थोड़ा बता देता हूं। अनुसुईया साराभाई, एंड शी वॉज द सिस्टर ऑफ अंबालाल साराभाई। शी वॉज द सिस्टर ऑफ अंबालाल साराभाई। और ये वर्कर्स के लिए, लेबर्स के लिए बहुत यहाँ पर उन्होंने मूवमेंट्स किए हैं, तो मूवमेंट में इनका काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल था। अब हुआ क्या कि यहाँ पर एक कॉटन मिल, एक कॉटन की मिल थी, ठीक है। कॉटन मिल के ओनर और उनके वर्कर्स के बीच में यहाँ पर डिस्प्यूट होता है। कॉटन मिल के जो ओनर वर्सेस जो उसके वर्कर्स थे, उसके बीच में डिस्प्यूट होता है। यहां पर डिस्प्यूट था। अब ये डिस्प्यूट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बस ठीक है चलो जान लेते हैं, ज्यादा नहीं घुसेंगे। एक्चुअली था क्या कि अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से जो वर्कर्स थे वो अपने अपने घर जाने लगे अहमदाबाद छोड़ के। तो यहां पर मिल ओनर ने अपने इन वर्कर्स को रोकने के लिए, लुभाने के लिए, कैसे रोके उनको, उनसे कहा कि अगर आप रुकोगे, काम करोगे तो आपको इंसेंटिव्स देंगे, आपको वेजेस ज़्यादा देंगे। तो जितनी वेज दे रहे थे उसका उन्होंने कहा 70% देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो 100 रुपये दे रहे थे, तो उन्होंने कहा आपको अब जो वेज मिलेगा 170 रुपीज़ मिलेगा। लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो मिल ओनर ने कहा कि आपको जो वेज हम 170 दे रहे थे, अब खाली हम इंक्रीमेंट 20% का देंगे, यानी कि 120 रुपीज़ देंगे। समझना बात को कि भैया प्लेग से पहले 170 रुपीज़ बोला, लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो कहा 120 देंगे। लेकिन जो वर्कर्स थे उनकी डिमांड थी कि नहीं, हमको तो चाहिए कितना, हमको चाहिए 150। हम इतना कम नहीं करेंगे। मतलब ये था प्लेग से पहले, प्लेग के टाइम पे, और ये था प्लेग के बाद। वर्कर्स की डिमांड ये थी कि हमको 150 चाहिए। ऐसे में गांधी जी वहां पर आते हैं और गांधी जी इनके बीच का जो सुलह है वो कराते हैं। वर्कर्स 150 मांग रहे थे, 120 ये देने को तैयार थे मिल ओनर वाले, तो मामला जो है बीच में 135 रुपए पे यहाँ पर सेट हो गया। मतलब 35% पे मामला जो है वो सेट कर दिया गया था। ये था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये थे गांधी जी के रीजनल, एक तरह से जो उनके अपीयरेंसेस थे, रीजनल सत्याग्रह थे जो उन्होंने यहां पर किए थे। गांधी जी का जो फर्स्ट पैन इंडिया मूवमेंट था जो उन्होंने पूरे इंडिया में शुरू किया था, वो था रॉलेट सत्याग्रह। प्लीज लिखिएगा, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। अब देखो क्या हुआ था, प्लीज सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा सिंपल है, कुछ है ही नहीं उसमें। चलिए फर्स्ट पॉइंट, कहानी सुनिएगा। 1919 आते आते रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो थी इंडिया के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। और इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक बिल प्रपोज किया जिसको बोलते हैं हम लोग रॉलेट बिल, ठीक है ना। अब ये सिडनी रॉलेट थे, ठीक है। अब ये डिटेल्स यहाँ नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर भी यहाँ पर हल्का फुल्का ऐसे बता के निकलूंगा, क्योंकि जितना इसमें दिया है फाउंडेशन उसको, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है वरना। देखो रॉलेट सत्याग्रह, तो 1919 आते आते मैंने क्या कहा कि जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और ऐसे में अंग्रेजों ने इस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को कर्टेल करने के लिए, रोकने के लिए उन्होंने एक बिल प्रपोज किया जिसको बोलते हैं हम लोग रॉलेट बिल, ठीक है। अब इंडियंस ने बहुत ज़्यादा अपोज किया कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या प्रोविजंस थे इसके प्रोविजन ये थे कि अगर मान लीजिए कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करता पाया गया, देखिएगा, इफ एनीवन फाउंड डूइंग क्या, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, कोई भी अगर व्यक्ति रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करता पाया गया तो उसको, पॉइंट नंबर बी, तो उसको हम लोग जेल में डाल देंगे, ठीक है, इम्प्रिजन कर देंगे, इम्प्रिजन्ड
और वो भी विदाउट ट्रायल, बिना उसकी बातों को सुने, बिना ट्रायल किए उसको हम जेल में डाल देंगे, एंड दैट टू फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ये बात रोलैट बिल के अंदर प्रपोज करी गई थी, ये बात रोलैट बिल के अंदर प्रपोज करी गई थी, और इंडियंस जो हैं इस बिल को अपोज कर रहे थे कि नहीं, ये बिल पास नहीं होना चाहिए। फिर भी अंग्रेजों ने बड़ी ही हरिडली इस बिल को पास करा दिया, और ये बिल जो है वो एक्ट बन गया। गांधी जी ने कहा था कि अगर ये बिल पास हुआ तो हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। जब ये बिल पास हो गया तो उसको ब्लैक एक्ट्स भी कहा गया। आपके एनसीईआरटी में नहीं आता, फिर ही बता रहा हूं, इसको हम लोग ब्लैक एक्ट्स बोलते हैं। तो क्या था इस बिल के प्रोविजन, क्या एक्ट क्या हुआ कि इफ एनीवन इज फाउंड डूइंग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, तो उसको बिना उसका ट्रायल किए, यानी बिना उससे पूछे कि तुम ये कर भी रहे थे कि नहीं कर रहे थे, उठा के उसको हम जेल में डाल देंगे 2 सालों के लिए, कोई नहीं पूछेगा। अब आप सोचो, यहां पर कोई व्यक्ति अगर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी नहीं भी कर रहा था तो अंग्रेज उसको जबरदस्ती, उनको लगता था कि अच्छा ये जो है दिक्कत पैदा कर रहा है, ले आओ उसको, पकड़ा के जबरदस्ती रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करता दिखा दिया और जेल में डाल दिया। ये सब कार्यक्रम इस तरह से यहां पर किए जा रहे थे। तो रोलैट सत्याग्रह क्या था, इसके खिलाफ यहां पर सत्याग्रह शुरू किया था गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा कि इसको पास किया गया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, और यहां पर हुआ यही। आप देखोगे कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट जो है वो 6 अप्रैल से शुरू हुआ, और 6 अप्रैल को हड़ताल यहां पर रख दी गई। हड़ताल यहां पर कही गई कि हड़ताल करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहां पर अभी हम वो सब चीजें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सत्याग्रह सभा बनाई गई, सब चीजें नहीं कर रहे हैं, जितना एनसीईआरटी में उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। 6 अप्रैल को यहां कहा गया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर इसके खिलाफ हड़ताल करेंगे। हड़ताल हुई, रेलवे वर्कशॉप्स, जो दुकानें हैं उसे शट डाउन कर दिया गया, रेलवे वर्कशॉप्स को यहां पर क्लोज कर दिया गया, है ना। तो जगह जगह प्रोटेस्ट देखने को मिला। और 10 अप्रैल की बात है, 10 अप्रैल को आप देखोगे क्या था कि लोग जो है बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उस पीसफुल प्रोटेस्ट में पुलिस ने आके लाठीचार्ज कर दिया। पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट में क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया। इसके अलावा क्या हुआ, जो लोकल लीडर्स थे, लोकल लीडर्स को उठा ले गए, लोकल लीडर्स को उठा लिया, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ, गांधी जी को दिल्ली में एंट्री करने से मना कर दिया। गांधी जी was not allowed to enter Delhi। और ये सब देखते हुए क्या हुआ, यहां पर मार्शल लॉ को इंपोज कर दिया गया। क्लियर है। यहां पर क्या हुआ, जब इतना सिनारियो हो गया तो आप देखोगे कि मार्शल लॉ, अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ इंपोज हो गया था। हालात खराब हो रहे थे, मार्शल लॉ को इंपोज कर दिया गया। क्लियर। अब 13 अप्रैल का दिन था, 13 अप्रैल का दिन था, और 13 अप्रैल के दिन पीपल जो है क्या था, 13 अप्रैल के दिन लिखिएगा, जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। जलियांवाला बाग मैसेकर, अब इसकी कहानी सुन लो। 13 अप्रैल का दिन था। 13 अप्रैल को आप देखोगे कि लोग जो हैं वो जलियांवाला बाग के अंदर दोस्तों इकट्ठा थे। कुछ लोग थे जो रोलैट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रोटेस्टिंग, ऐसे लिख लीजिए, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रोलैट एक्ट, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रोलैट एक्ट। कुछ तो इसके खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बाकी कुछ लोग बाहर से आए थे और उनको नहीं पता था कि शहर में मार्शल लॉ लगा है, उनको पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ किस चिड़िया का नाम है। तो उनको यहाँ पर क्या हुआ, वो आए और बैसाखी का जो फेस्टिवल था, बैसाखी का जो फेयर था, उसको वो एंजॉय करने लगे। ये बात पता चली जनरल डायर को। जनरल डायर वहाँ पर मार्च करके आता है। जनरल डायर के हाथ में सारी कमान होती है, मार्शल लॉ लगा होता है। जनरल डायर आता है, ऑर्डर्स टू क्लोज द एग्जिट्स, ऑर्डर्स टू क्लोज द ओनली एग्जिट ऑफ जलियांवाला बाग, ऑर्डर कर देता है। एकलौता जो एग्जिट है जलियांवाला बाग का, उसको कहता है बंद कर दो, और उसके बाद वहां पर होती है अंधाधुंध फायरिंग। उस अंधाधुंध फायरिंग में आप देखोगे तो बहुत सारे लोग जो है, इनोसेंट लोगों की यहां पर जान चली जाती है। कभी आप नहीं गए हो तो अमृतसर जाइए। अमृतसर में आप देखोगे तो वहां पर आपको
आप जाओगे इस जलियांवाला बाग में, गोल्डन टेम्पल के बगल में ही है, पास में ही है, वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो आप जलियांवाला बाग जाइए, वहाँ पर आज भी दीवारों के ऊपर वो निशान पड़े हुए हैं। वो कुआं है जहाँ पर लोग बचने के लिए, उनकी गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए थे। आज वो कुआं बंद कर दिया गया, ऊपर से ऐसे जाली लगा दी गई है, लेकिन वो कुआं एग्जिस्ट कर रहा है। वो जगह है दीवारों पर जहाँ लोग दीवार फांद के जाना चाह रहे थे, या दीवार पे जब गोली मारी गई तो गोलियों के निशान आज भी वहाँ पड़े हुए हैं। वो स्पॉट्स वहाँ लिखे गए कि कहाँ से शूटिंग करी गई थी। कभी आप नहीं गए हैं अमृतसर जलियांवाला बाग तो आप वहाँ ज़रूर जाइएगा। ये जो इंसिडेंट है 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर होता है। 13 अप्रैल 1919, प्लीज नोट कर लीजिएगा। इसको हम लोग, ये दिस इज वेरी इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर, और ये मैसेकर यहां पर होता है, ठीक है। इनोसेंट पीपल डाई, लिख लीजिएगा, इनोसेंट पीपल। जब इस तरह की चीजें हुई तो जाहिर सी बात है लोग यहां पर और ज्यादा नाराज हो गए, लोग सड़कों पर उतर आए, लोग प्रोटेस्ट करने लगे इसके खिलाफ। लोगों ने काफी आवाजें उठाई, काफी और हड़तालें हुई, और दुकानों को लूटा गया, हमले हुए, तोड़ा भाड़ी हुई, जगह जगह सड़कों पे देखा गया तो आंदोलन हुए जगह जगह पे। तो गांधी जी को लगा कि इस छोटे रोलाट सत्याग्रह से कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप देखोगे ये रोलाट सत्याग्रह जो था ये मेजरली आप देखोगे सिटीज में था। ये बहुत डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाया, गांव तक, रिमोट एरियाज तक नहीं पहुंचा ये सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, एग्जाम के अंदर आ सकती है लिखी हुई। रोलाट सत्याग्रह एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि रोलाट सत्याग्रह वाज लिमिटेड टू ऑलमोस्ट सिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लो अपने एनसीईआरटी के अंदर। मैं मुंह से खाली बता रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। चाहो तो लिख लो, चाहो तो लिख लो। लिमिटेशंस आप लिख लो, लिमिटेशंस। गांधी जी को क्यों लगा? गांधी जी ने देखा ना कि यार ये जो मूवमेंट रोलाट सत्याग्रह था ये सिर्फ सिटीज तक लिमिटेड था और कुछ ही लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए, तो ये इतना इंपैक्टफुल नहीं हुआ। इसलिए गांधी जी ने कहा कि भैया जरूरी है कि हम एक बड़े लेवल पे मूवमेंट को लॉन्च करें जो ज्यादा लोगों को कैप्चर करे और या फिर जो ज्यादा पेनिट्रेट करे। और गांधी जी को यह मौका मिलता है खिलाफत मूवमेंट में। प्लीज गिव दी हेडिंग खिलाफत इशू, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिएगा खिलाफत इशू। क्लियर? देखो जरूरी है कि आप चीजों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी से समझें, बहुत जरूरी है। रटोगे तो ये एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, ये मैं आपसे दावा कर रहा हूं। रटने पे कभी सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता। और जरूरी है कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए हर टॉपिक की। सोचिए क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण था, क्योंकि हर चीज की वजह होगी, बिना कोई वजह से नहीं हुआ होगा। वो चीज हुई, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा। अपनी पढ़ाई को इस तरह से फ्रेम करिए, इस तरह से उसको बनाइए। इंक्विजिटिव नेचर होना चाहिए आपका कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचें। जिस दिन से आपने करना स्टार्ट कर दिया, आपका इंक्विजिटिव नेचर अगर आ गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, काहे को हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीजें आ गई ना, तो आप उस दिन समझ लीजिए कि इस एग्जाम को क्लियर करने के बहुत नजदीक होंगे आप। इसका मतलब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अगर ये सब सवाल आप पूछ रहे हैं इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है, आप जानकारी करना चाह रहे हैं। अरे भैया नॉर्मल लाइफ में जानकारी करते हो कि नहीं, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, दोस्त से पूछते हो ना, अरे मैडम से पूछते हो भाई क्या है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हर चीज जानने की कोशिश करते हो। घर वालों से पूछोगे, पापा मम्मी से पूछोगे। तो जब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो आप अपने आप इंक्विजिटिव हो जाते हो उस चीज को लेकर। कोई नई चीज आ गई, चैट जीपीटी, जानने की जिज्ञासा है, हर चीज देखोगे। इंस्टाग्राम है, नया नया आया था, क्या कोई नोट्स बनाए थे पहले तुमने इंस्टाग्राम पढ़ने के लिए, चलाने के लिए? नहीं, खुद इंक्विजिटिवनेस सब लोग कर रहे हैं, मैं भी करूंगा। अपने आप सीखा होगा कैसे फोटो अपलोड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे लाइव जाएंगे, कैसे शॉर्ट रील डालेंगे, अपने आप किया ना। क्यों? क्योंकि इंक्विजिटिव थे आप जानने की जिज्ञासा रख रहे थे। ऐसे यहां पर भी यार दोस्त जिज्ञासा रखो। कितनी स्मूथ कहानी चल रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कनेक्टेड ना हो, स्मूथ। गांधी जी को यह समझ में आ गया
कि मुझे और बड़ा लेवल पर मूवमेंट को चलाना पड़ेगा। और ये उनको लगा कि अगर हम हिंदू और मुसलमानों को यूनाइट कर ले जाएंगे, क्योंकि अभी उनको लगा ये यूनिटी में मिसिंग है, अगर हम हिंदूज और मुस्लिम को यूनाइट कर लें तो हम बहुत हद तक सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है खिलाफत इशू में। कहानी सुनिएगा आप, देखो प्लीज सी, प्लीज सी। जबरदस्ती थोड़ा मैं जानबूझ के इतना आपके लिए करता हूं, इस तरह से थोड़ा सा आपको दिमाग में होता है ना, कभी पिक्चर याद आ जाती है। क्या पढ़ा था, ब्रिटेन ने हमला किया, मतलब ये पता था वर्ल्ड वॉर हुई है तो ऑब्वियसली टर्की के ऊपर जो है हमला हुआ था। और ये पता था कि भैया ये रूमर्स थे ऐसे कि अंग्रेज जो हैं वो टर्की के ऊपर जो ट्रीटी लगाने जा रहे हैं, ट्रीटी जो इम्पोज करने जा रहे हैं, वो बड़ी ही हार्श है। दिस वॉज मियरली अ रूमर। ये ऐसा एनसीईआरटी वर्ड लिखा हुआ है, रूमर। ऐसा ना लगे खिलाफत इशूज है रूमर, पता चला कि आप लोग कहोगे खिलाफत इशू रूमर है। नहीं 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 नहीं, चलिए आइए। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये ब्रिटेन जो है वो टर्की के ऊपर, टर्की उस वक्त यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर था, इस्लामिक रूल था। और इस्लामिक का जो हेड था यहाँ पर दोस्त, वो हेड यहाँ पर क्या था, खलीफा था, जिसको अंग्रेजी में कहते थे कैलिफेट। कैलिफेट, और इसका वर्ड जो है वो है खलीफा। ठीक है, ये कौन है, ये आपका इस्लामिक हेड है, इस्लामिक हेड। अब देखना क्या हुआ, समझो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत सिंपल है। अंग्रेजों ने हमला किया टर्की पे, टर्की में उस वक्त वहां पर क्या था, नोट करिएगा, ऑटोमन एम्पायर। क्या था, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर का मतलब क्या हुआ, इस्लामिक एम्पायर, इस्लामिक हेड, ऑटोमन एम्पायर। तो ये बताया कि भाई जो वर्ल्ड वॉर 1 का जो ट्रीटी यहां पर इंपोज करी जा रही है, वो ट्रीटी बहुत ज्यादा क्या है, वो ट्रीटी बहुत ज्यादा हार्श है। ऐसी बातें यहां पर बोली गई। बात समझ में आ गया। जब ऐसा हुआ तो इंडिया के मुसलमानों को लगा कि भैया ये तो हमारे गिरबान में हाथ डाल रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान। क्यों, क्योंकि मुसलमानों का हेड कौन है, खलीफा। तो उनको लगा यार हमारे खलीफा के ऊपर अगर हमला किया जा रहा है तो इट इज अ अटैक ऑन अवर प्रेस्टीज, ये हमारे प्रेस्टीज के ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमान वैसे भी अंग्रेजों से खफा हो गए, और हिंदूज जो थे वो पहले ही खफा थे अंग्रेजों से। गांधी जी ने देखा कि यार हिंदू भी खफा है, मुसलमान भी खफा है, और ऐसे में जो खलीफा के ऊपर यहां पर जो ट्रीटी इंपोज करी जा रही थी, जो रूमर्स थे कि ट्रीटी बहुत हार्श और इंपोज कर दी जाएगी, उसके खिलाफ यहां पर इंडिया में एक खिलाफत कमेटी फॉर्म होती है। इसके खिलाफ इंडिया में एक खिलाफत कमेटी फॉर्म होती है, खिलाफत कमेटी। ये फॉर्म होती है आपकी बॉम्बे में 1919, और इसको फॉर्म करते हैं यहां पर दो लोग, दो ब्रदर्स, जिसको बोलते हैं हम लोग अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स, नाम क्या क्या था, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, और इन लोगों ने बातचीत करी गांधी जी से, कि भैया गांधी जी कैसे क्या हो सकता है। ये बातचीत यहां पर इनकी गांधी जी से हुई, और इन्होंने खिलाफत यहां पर जो हो रही थी, खलीफा के अगेंस्ट जो यहां पर ब्रिटिश वाले हार्श ट्रीटी कर रहे थे या हार्शनेस शो कर रहे थे, ट्रीटी इंपोज कर सकते थे, तो गांधी जी से पूछा गया क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने खिलाफत जो मूवमेंट था, खिलाफत इशू था, उसकी बैकडोर गांधी जी को दे दी कि भैया आप संभालिए। और गांधी जी को ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि भैया दिस इज द पीक टाइम, और इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग प्लीज नोट करिएगा, इसी में हम लोग क्या करेंगे, हिंदू क्या करेंगे, प्लीज नोट करिए, हिंदू प्लस मुस्लिम, इसको हम लोग यहां पर यूनाइट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहां पर हो जाती है, ये यूनिटी यहां पर अगर देखने को मिलेगी, हमको यूनिटी देखने को मिलेगी,
तो हम लोग जो है इजीली अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पर आवाज़ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर ये खिलाफत इशू में ये एडवांटेज यहाँ देखने को मिला, ठीक है। और खिलाफत इशू में यहाँ हिंदू और मुस्लिम को, मतलब ऐसा नहीं था कि हिंदू मुस्लिम का खिलाफत इशू था, ऐसा इसको ऐसा लिख लीजिए कि हम लोग यूनाइटेड हो सकते हैं, ये गांधी जी का यहाँ पर सोचना था। हिंदू मुस्लिम को यूनाइट कर लेते हैं, ठीक है। बागडोर दे दी गई गांधी जी को, खिलाफत इशू आप संभालिए, और हिंदू मुस्लिम को उन्होंने कहा कि सबसे बढ़िया टाइम ये कि हम हिंदू और मुसलमान यहाँ पर यूनाइट हो जाएंगे तो हम लोग अंग्रेज़ों को यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। क्लियर है? इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसके पीछे वाला भी नोट कर लीजिए अगर यहाँ पर अभी आपने नोट नहीं किया है तो, ठीक है। क्लियर? अच्छा, एक चीज है जो और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट को मैं मिस आउट क्या कर गया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको बता सकता हूं कि रोलेट एक्ट को याद करने का तरीका क्या हो सकता है। देखिएगा, रोलेट एक्ट को याद करने का क्या तरीका हो सकता है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो याद रहें। देखो, रोलेट एक्ट को याद करने का तरीका है, लिखिएगा, नो अपील, नो वकील, नो दलील। यानी कि क्या था? नो अपील। रोलेट एक्ट में अगर आप कोई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करते हुए तो इंपीरियल जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसने क्या बोला कि कोई नो अपील, हम आपकी कोई अपील नहीं सुनेंगे कि भैया हम नहीं कर रहे थे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। नो कोई अपील नहीं, नो वकील, आपको आपका केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं मिलेगा, एंड नो दलील, किसी प्रकार का आर्गुमेंट नहीं सुना जाएगा। इस तरह से भी आप रोलेट एक्ट को याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग यहां पर नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी पे आइएगा। एनसीईआरटी का आपका पेज 1, पेज 2, पेज 3 रोलेट एक्ट वाला यहां पर पूरा हो गया, पेज 4 भी पूरा हो गया रोलेट एक्ट वाला। अब यहां पर आ गए खिलाफत कमेटी वाला। To defend the Khalifa's temporal powers, the Khilafat Committee was formed in Bombay in March 1919. A young generation of Muslim leaders like brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. कि क्या कोई मास एक्शन हो सकता है, यूनाइटेड मास एक्शन। गांधी जी को लगा कि हाँ यार, ये तो बेस्ट चांस है, हम हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी यहां पर कर सकते हैं। और फिर आगे एनसीईआरटी कहती है, गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920। ही कन्विंस्ड द अदर लीडर्स टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। तो यहां पर क्या हुआ, अब सुनिएगा कि गांधी जी ने जो क्या किया, गांधी जी ने उन्होंने कहा देख लिया कि हाँ भाई पॉसिबिलिटी बड़ी अच्छी है। तो गांधी जी ने जो कलकत्ता सेशन था, इंडियन नेशनल कलकत्ता सेशन, तो उस सेशन में जो कि आपका 1920 में हुआ था, इस सितंबर के सेशन में, कलकत्ता सेशन में, सितंबर के सेशन में उन्होंने कन्विंस कर लिया था लीडर्स को कि हाँ हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहां पर मतलब स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो, ये सितंबर का जो सेशन है, ध्यान रखना, सितंबर सेशन, ये कलकत्ता सेशन था, ठीक है। और इसमें यहां पर उन्होंने क्या किया, कन्विंस्ड लीडर्स, काहे के लिए कन्विंस किया, कन्विंस देम फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कन्विंस देम फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके लिए यहां पर उनको कन्विंस कर लिया गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि हम लोग यहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग करेंगे। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? उन्होंने कहा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट हम लोग 3 ग्राउंड्स पे करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, पहला ग्राउंड होगा क्या, लिखिएगा, पंजाब इनजस्टिस। पंजाब इनजस्टिस, पंजाब में जो हुआ अमृतसर में जलियांवाला बाग, उसके खिलाफ हम लोग यहां पर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे। 3 ग्राउंड्स जिन पे हम लोग एनसीएम को लॉन्च करेंगे, जो गांधी जी कह रहे थे। पहला पंजाब इनजस्टिस, दूसरा लिखिएगा, दूसरा खिलाफत इशू, और तीसरा नोट करिएगा, स्वराज। ये 3 ग्राउंड्स थे जिस पे गांधी जी ने कहा कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहां पर स्टार्ट करेंगे। एंड यू विल सी, देन फाइनली आप देखोगे कि गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने
1920 के दिसंबर सेशन में, नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहां पर फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, क्लियर। एनसीईआरटी एक बार आ जाइए, मैं एनसीईआरटी खोले हुए हूं, प्लीज सी 1.3 जो हेडिंग है वाई नॉन कोऑपरेशन। तो वहां गांधी जी ने अपनी किताब जो उनकी है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज में गांधी जी ने कहा कि हम लोग क्यों अंग्रेजों के उसमें कब्जे में हैं, क्योंकि हम अंग्रेजों को कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम अंग्रेजों को कोऑपरेट करना बंद कर दें, यानी कि अगर हम लोग नॉन कोऑपरेट करें, तो हम लोग अंग्रेजों को देश से भगा सकते हैं। यहीं से ये नाम आता है नॉन कोऑपरेशन। ठीक है ना। तो गांधी जी की किताब जो है हिंद स्वराज, उसमें यही चीज का नाम यहां पर कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। यहीं से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है। ठीक बात है। आई होप ये बात यहां पर सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर? ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है क्या किया गया, एनसीएम को अडॉप्ट कर लिया गया। एनसीएम अडॉप्टेड कब? दिसंबर 1920 इन दी नागपुर सेशन। ठीक है, ये बड़ा ही टसल का टाइम था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। आपका ये जो सेशन जो आपका सितंबर में हुआ था 1920 का, ये वाला जो सेशन जो हुआ था, इसमें और इसमें बड़ा यहाँ पर टसल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उनका क्या करना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में? तो भैया उन्होंने कहा कि हम लोग अपने टाइटल्स को सरेंडर कर देंगे, हम लोग नॉन कोऑपरेट करेंगे, टाइटल्स को सरेंडर कर देंगे, हम लोग ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज को के इलेक्शंस को बाइकआउट कर देंगे। तो ये बातें बड़ी अजीब लगी कि यार लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को बाइकआउट कर देंगे। हम तो भैया अंग्रेजों पे अपनी शिकंजा कसना चाहते हैं, और अगर हम असेंबली के इलेक्शन को छोड़ देंगे तो कैसे शिकंजा कसेंगे? तो बड़ा ही यहां पर टसल हो गई कि नहीं नहीं, हमको असेंबली इलेक्शंस नहीं छोड़ने चाहिए। तो गांधी जी कह रहे थे नहीं, हमें नॉन कोऑपरेट करना चाहिए, नॉन कोऑपरेशन, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे अंग्रेजों के साथ हम। ठीक है, तो बड़ा टसल बना रहा। उन्होंने कहा कि कैसे करेंगे नॉन कोऑपरेशन? सरेंडर ऑफ टाइटल्स, टाइटल सरेंडर कर देंगे, स्कूल्स को बाइकआउट कर देंगे, पुलिस को बाइकआउट कर देंगे, सिविल सर्विसेज को कुछ नहीं मानेंगे, कोर्ट कचहरी को छोड़ देंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को बाइकआउट कर देंगे। ये सब उन्होंने बोला। तो बड़ा यहां पर आपको डिस्प्यूट जो है वो देखने को यहां पर मिलता है, जो यहां होता है। और इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि भैया पुलिस, गवर्नमेंट, आर्मी, इन सबको बाइकआउट करो। तो बड़ा टसल था। बट फाइनली आप देखोगे कि 1920 का जो नागपुर सेशन था, इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहां पर फाइनली अडॉप्ट जो है वो कर लिया जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये सब बात जो मैंने आपको बताई ये इंपॉर्टेंट है। इसको यहां पर आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो कि गांधी जी की जो किताब है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज गांधी जी की बुक है ये। तो इस बुक में आप देखोगे क्या कि गांधी जी ने कहा वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वाई एनसीएम। तो उन्होंने कहा कि भैया इसलिए क्योंकि हम लोग ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट कर रहे हैं। भैया जवाब ये मिला कि वी आर कोऑपरेटिंग ब्रिटिशर्स, we are cooperating Britishers. If we non-cooperate, then British rule will come to an end. British rule will come to an end. British rule end खत्म हो जाएगा। तो भैया क्यों खत्म नहीं हो रहा है? क्योंकि हम उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। समझ में आ गया? तो ये 1.3 जो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है वो यहां पर पूरा हो गया। आई होप मैंने देखो जो चीजें नहीं लिखी हैं वो मैंने आपको बता दिया कि बाइकआउट कैसे करना है, सरेंडर ऑफ टाइटल्स करना है ना, पुलिस, आर्मी, गवर्नमेंट, इन सबको सुनना ही नहीं है इनकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को बाइकआउट करना है। ये सब तरीके थे उनके बाइकआउट करने के। तो फाइनली आप देखोगे कि दिसंबर 1920 का जो कांग्रेस सेशन था नागपुर में, उसमें जो है कॉम्प्रोमाइज वर्कआउट किया गया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया था दिसंबर 1920 में। ठीक है ना। बट अब सवाल ये आता है कि कौन कौन जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। तो इसके लिए यहां पर अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग यहां पर डालेंगे। ठीक है, प्लीज गिव दी हेडिंग डिफरेंट आपके एनसीईआरटी में डिफरिंग लिखा है, डिफरिंग स्ट्रैंड्स या डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन मूवमेंट।
अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर कितने डिफरेंट स्ट्रैंड्स थे, अलग अलग तरीके से यहाँ पर किस प्रकार से मूवमेंट जो है वो हो रहे थे, ठीक है ना। तो हमको एक तो मूवमेंट इन टाउन्स पढ़ना है, किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा था टाउन्स में। तीनों पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट, मूवमेंट इन टाउन्स, मूवमेंट इन टाउन्स। दूसरा लिख लीजिए मूवमेंट इन कंट्री साइड, और तीसरा लिख लीजिए स्वराज इन प्लांटेशंस, स्वराज इन प्लांटेशंस। गांधी जी ने कहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अलग अलग हमको चेहरा देखने को मिला। शहरों में अलग दिखा, गांव में कंट्री साइड यानी ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में अलग दिखा, और प्लांटेशंस के अंदर हमको अलग मतलब देखने को मिला। तो जब ये गांधी जी ने कहा कि एनसीएम नॉन कोऑपरेशन, तो शहरों के अंदर लोगों ने चीज़ों को, फॉरेन गुड्स को बर्न करना स्टार्ट कर दिया, फॉरेन क्लॉथ को बर्न कर दिया, फॉरेन गुड्स यूज़ करना हाफ कर दिए, उनके स्कूलों को बाइकआउट कर दिया, टीचर्स भी स्कूल छोड़ के आ गए, लॉयर्स ने अपना कोर्ट कचहरी छोड़ दिया, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज ने असेंबली इलेक्शंस को बाइकआउट कर दिया जस्टिस पार्टी को छोड़कर। तो अलग अलग कंट्री साइड में आएंगे तो अवध किसान सभा बनाई गई, है ना, नाई धोबी बंद मूवमेंट शुरू हो गया, है ना, एग्रीरियन राइट्स होने लगे। ये सब चीज़ें इसको हम लोग एक करके डिस्कस यहाँ पर करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो डिफरेंट स्ट्रैंड्स इन द मूवमेंट को यहाँ पर इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहली हेडिंग डाल दीजिए मूवमेंट इन टाउन्स। किस प्रकार से ये जो मूवमेंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब गांधी जी ने बोला तो किस प्रकार से मूवमेंट टाउन्स के अंदर चलता है, शहरों में चलता है। प्लीज गिव दी हेडिंग मूवमेंट इन टाउन्स, मूवमेंट इन टाउन्स। चलिए देखिए, अब ये डायग्राम बना लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चीजें अगेन बहुत ऑब्जेक्टिफाई हो जाएंगी जल्दी जल्दी, तो आपको याद रहेंगी, ठीक है। चलिए आइए, नंबर 1 देखो यार, फर्स्ट पॉइंट जो अब ये क्या बताने जा रहा हूं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पहलू शहर के अंदर क्या था, मतलब शहर के अंदर किस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, वो समझने जा रहे हैं हम, ठीक है। समझ में आ गया ना। एनसीएम अडॉप्ट कर लिया गया 1920 में, दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में एनसीएम अडॉप्टेड। अब जब एनसीएम आगे बढ़ रहा है तो शहरों में, गांव में, ग्रामीण इलाकों में और प्लांटेशंस में अलग अलग तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लिया गया। पहला हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट इन टाउन्स कैसा था, शहरों में कैसा था। फर्स्ट पॉइंट देखो यार, जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास का जो पार्टिसिपेशन था बड़ा ही एक्टिव पार्टिसिपेशन था। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन वाज वेरी एक्टिव। मिडिल क्लास बड़े ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर, ठीक है ना। पॉइंट नंबर बी, जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्कूलों को छोड़ दिया, ठीक है ना। जो सरकारी स्कूल थे उन्होंने, स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल्स, लिखिएगा स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल्स, उनको छोड़ दिया। अब जब बच्चे चले गए स्कूल से तो ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट नंबर सी, टीचर्स एंड हेडमास्टर्स वो क्या करेंगे बैठकर, तो टीचर्स एंड हेडमास्टर्स लेफ्ट स्कूल्स, इन्होंने भी स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। इसके अलावा लॉयर्स, इन्होंने बाइकआउट किया, लॉयर्स बाइकआउटेड, कोर्ट कचहरी जाना बंद कर दिया, जा भैया कौन केस सॉल्व करेगा। एंड पॉइंट नंबर ई, बाइकॉटेड इलेक्शंस, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इलेक्शंस को बाइकॉट किया, बाइकॉटेड दी इलेक्शंस, ठीक है। एक्सेप्ट लिख लीजिएगा, एक पार्टी थी जिसने नहीं किया था, एक्सेप्ट जस्टिस पार्टी, एक्सेप्ट जस्टिस पार्टी। बात समझ में आ गई किस प्रकार से मूवमेंट चला टाउन्स के अंदर। जो मिडिल क्लास था उसका पार्टिसिपेशन शहरों के अंदर बड़ा ही एक्टिव था, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, जब स्टूडेंट्स छोड़ देंगे तो वहाँ के टीचर्स और हेडमास्टर्स क्या करेंगे, उन्होंने भी छोड़ दिया स्कूल, बाइकआउट कर दिया। लॉयर्स ने कोर्ट कचहरी को बाइकआउट कर दिया। जो इलेक्शंस थे, पॉलिटिकल पार्टीज ने उन इलेक्शंस को बाइकआउट किया, एक्सेप्ट दी जस्टिस पार्टी। कहानी क्या था कांग्रेस के सेशन में कि भैया जो इलेक्शंस उनको बाइकआउट कर दो, है ना, यही तो था ना, नॉन कोऑपरेशन कैसे करेंगे, इलेक्शंस बाइकआउट कर दो। तो एक पहलू था, एक जो था जिन्होंने बाइकआउट नहीं किया था वो था जस्टिस पार्टी।
क्लियर है? अब देखिए इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ा, प्लीज लिखिएगा। इकोनॉमिक इंपैक्ट हेडिंग डाल दीजिए, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ एनसीएम। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक इंपैक्ट यहां पर क्या था? चलिए आइए बना लीजिए जरा क्या है। चलिए लिखिएगा। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, फॉरेन जो गुड्स थे उसको बायकॉट किया गया। नोट करिएगा, फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया गया। नोट करिए। यस, इंपैक्ट देखो, इकोनॉमिक इंपैक्ट, फॉरेन गुड्स बायकॉटेड। पॉइंट नंबर 2, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया। लिकर शॉप्स पिकेटेड। नोट करिएगा, लिकर शॉप्स पिकेटेड, ठीक है ना। पॉइंट नंबर सी, मतलब घुसने नहीं दिया, लिकर शॉप्स बंद कर रही, घुसने नहीं दिया, लिकर शॉप्स पिकेटेड। फॉरेन गुड्स बायकॉट किया गया, फॉरेन क्लॉथ को बर्न कर दिया गया, फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड, जला दिया गया। पॉइंट नंबर डी, फॉरेन गुड्स बायकॉटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड, फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड, फॉरेन ट्रेड को हाफ कर दिया गया। जो फॉरेन ट्रेड है क्या हो गया? हाफ्ड, ठीक है ना, आधा कर दिया गया। इसके अलावा ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ने, पॉइंट नंबर ई, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स refused to trade in foreign goods, refused to trade in foreign goods, उन्होंने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से मना कर दिया। क्लियर? ये था इकोनॉमिक इंपैक्ट। इकोनॉमी पे इंपैक्ट कैसे पड़ा एनसीएम का? फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया तो ऑब्वियसली बात है इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फॉरेन गुड्स अब आ ही नहीं रहे थे इंडिया में, जो कोई आ रहे थे कोई खरीद ही नहीं रहा था उसको, तो फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दिया। लिकर शॉप्स को एकदम पिकेट कर दिया, यानी लाइन बंद कर दी, दुकानें शट डाउन कर, दुकान बाहर लाइन लगा दी, घुसने नहीं देंगे। फॉरेन क्लॉथ को बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा फॉरेन ट्रेड, जो बाहर से ट्रेड हो रहा था उसको आधा कर दिया गया, तो घाटा हो रहा था। एंड ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया कि वो फॉरेन गुड्स में ट्रेड नहीं करेंगे। ये था आपका इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी थे जो एनसीएम के यहां पर देखने को मिलेंगे। प्लीज राइट लिमिटेशंस ऑफ एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऑब्वियसली बात है कुछ लिमिटेशंस भी हैं, है ना, कुछ कमियां भी थी जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है क्या हो गया, फिर फेल हो गया या फिर आगे नहीं बढ़ पाया। अगेन बना लीजिए, फिर से बना लीजिए। यस, नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, देखो मैंने आपसे कहा कि मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन एक्टिव था। बिल्कुल सही है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत नहीं थी। मान लो कि 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन संख्या बड़ी कम है, ठीक है ना। लिखिएगा, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन एक्टिव, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन क्या लेस, ठीक है ना, कि भैया एक्टिव तो था बट लेस, ठीक है। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन ऐसे लिख लीजिए, पार्टिसिपेशन एक्टिव बट लेस इन नंबर इतना नहीं था। तो भैया एक वजह ये बन गई जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का लिमिटेशन हुआ। पॉइंट नंबर बी क्या हुआ? अब जो नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे वो भी यहां पर क्या हुए, लिखिएगा, वो भी लेस थे, बस कम थे नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो बच्चों को वापस वही स्कूल में जाना पड़ा। अरे कहां पढ़ाई करेंगे, आपने छुड़वा तो दिया स्कूल कि वहां से निकल आओ, लेकिन आपने ऑल्टरनेटिव स्कूल्स नहीं दिए ना, तो पढ़ेंगे कहां पर जाके, इसलिए वो वापस उस स्कूल में रिटर्न कर गए। लिखिएगा, नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, national education institutions less, therefore students had to return to school, to same schools। वापस बच्चों को सेम स्कूल में जाना पड़ा।
जब बच्चे पहुंच जाएंगे, पॉइंट नंबर सी, वापस क्या हुआ, टीचर्स और हेडमास्टर्स भी जो है वो रिटर्न हो गए, स्कूल पहुंच गए। ठीक है ना, टीचर्स और हेडमास्टर्स भी क्या हो गए, रिटर्न कर गए स्कूल में। लिखिएगा, टीचर्स एंड हेडमास्टर्स ऑल्सो रिटर्न, वो भी यहां पर क्या हो गए, रिटर्न हो गए। ठीक है, पॉइंट नंबर डी, लॉयर वो भी क्या हो गए, रिटर्न हो गए, लॉयर रिटर्न। और सबसे इंपॉर्टेंटली पॉइंट नंबर ई, खादी वॉज एक्सपेंसिव, खादी वॉज एक्सपेंसिव, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भैया आपने फॉरेन क्लॉथ को बायकॉट करवा दिया, आपने फॉरेन क्लॉथ को बंद करवा दिया, पहनेंगे क्या, क्या पहनेंगे? और जो खादी था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दिस वॉज द लिमिटेशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स के अंदर, शहरों के अंदर ये चीज़ चल रही थी। क्लियर हो गया? अब आइए प्लीज गिव द हेडिंग नेक्स्ट, मूवमेंट इन कंट्री साइड। अब आते हैं इस पे, मूवमेंट इन टाउन्स हो गया, अब आते हैं मूवमेंट इन कंट्री साइड। चलिए प्लीज गिव द हेडिंग, मूवमेंट इन कंट्री साइड। मूवमेंट इन कंट्री साइड। ठीक है, इसमें हम लोग चार चीजों को पढ़ेंगे। प्लीज 4 लाइंस ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, 4 चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला देखिएगा, नंबर 1, फर्स्ट एग्रेरियन राइट्स, एग्रेरियन राइट्स। हेडिंग लिखी बताता हूं आपको, फिर लिखिएगा अवध किसान सभा, अवध किसान सभा। फिर लिखिएगा नाई धोबी बंद, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, 1 2 है, जैसा जैसा जिक्र आता है एनसीईआरटी में। पहले लिखिए नाई धोबी, नाई धोबी बंद, हाँ। और तीसरा था अवध किसान सभा, अवध किसान सभा। और चौथा लिखिएगा ट्राइबल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज, ट्राइबल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज। क्लियर? ये 4 हेडिंग्स है, उसको नोट कर लीजिए। मूवमेंट इन कंट्री साइड, एग्रेरियन राइट्स, नाई धोबी बंद मूवमेंट, अवध किसान सभा और ट्राइबल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज। अब जरा देखो, पहले मैं आपको कुछ चीजें यहीं पर समझा देता हूं। देखो यार, अगर मैं आपसे बात करूंगा नाई धोबी बंद की, तो यहां पर क्या हुआ, नाई धोबी बंद में जो भी सर्विसेज यहां पर अंग्रेजों को दी जा रही थी, किसकी, नाई की, नाई मतलब क्या हो गया, बार्बर की। ठीक है, और सर्विसेज किसकी, धोबी की, धोबी मतलब क्या हो गया, वॉशरमैन की, वॉशरमैन। इन सर्विसेज को स्टॉप कर दिया गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अवध किसान सभा की बात करूंगा तो ये कैसी किसान सभा, ये ऐसी सभा बनाई गई थी जिसको बनाया था, लिखिएगा जवाहरलाल नेहरू प्लस बाबा रामचंद्र। अभी इनका मैं आपको नाम बताता हूं कि ये कौन थे। इनके द्वारा यहां पर ये अवध किसान सभा को बनाया गया था और ये किसान सभा का ऑब्जेक्टिव था कि गांव-गांव जाके लोगों के ग्रीवियंसेस को सुनती थी। ठीक है, टू हियर द ग्रीवियंसेस ऑफ पीपल, टू हियर द ग्रीवियंसेस ऑफ पीपल, लोगों के ग्रीवियंसेस को वो यहां पर सुनती थी। ठीक है, अब बचता है आपका एग्रेरियन राइट्स और ट्राइबल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज। ठीक है, तो चलिए पहले हेडिंग डाल दीजिए एग्रेरियन राइट्स। गिव द हेडिंग एग्रेरियन राइट्स। अब देखिए ये राइट्स क्या थे, क्यों हुए, ये सब चीजें हमें यहां पर समझनी है। एनसीईआरटी पे अपने आप लोग आ जाइएगा तो वहां पर आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एग्रेरियन राइट्स की बात मैं आपसे कर रहा हूं
तो ये राइट्स किसने किए? ये राइट्स होते हैं बाय पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। ये पीजेंट्स और ट्राइबल्स करते हैं ये राइट्स, और किसके अगेंस्ट करते हैं? लिखिएगा अगेंस्ट, लिखिएगा अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स, लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स। क्लियर? एग्रेरियन राइट्स, बात समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पर ये जो एग्रेरियन राइट्स हुए, ये राइट्स पीजेंट्स ने किए, ट्राइबल्स ने किए, किसके खिलाफ? अगेंस्ट दी लैंडलॉर्ड्स एंड दी तालुकदार्स। क्यों हुए? इसका जवाब के लिए यहां पर चलिए ये बना लीजिए फ्लो चार्ट। प्लीज मेक दिस फ्लो चार्ट। यस, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ये जो यहां पर लैंडलॉर्ड्स थे और जो तालुकदार्स थे वो हाई रेंट डिमांड कर रहे थे इन पीजेंट्स और ट्राइबल से। लिखिएगा कि जो लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स हैं, तालुकदार्स क्या कर रहे हैं? ये लिखिएगा डिमांडिंग हाई रेंट। ये कह रहे थे कि हाई रेंट दे दो, हमको हाई रेंट दो। इनसे कह रहे थे कि हमको हाई रेंट दो। अब भाई जाहिर से बताएं, एग्रीरियन राइट्स हैं, एग्रीरियन राइट्स हैं, तो ये बेचारे जिस जमीन पे काम कर रहे थे उनसे हाई रेंट मांग रहे थे। भाई होता क्या था, जमीन किसी और की है, पीजेंट्स काम कर रहे हैं उस पर, जो भी यहाँ खेती बाड़ी होगी उससे जो कमाएंगे उससे वो उस जमीन का रेंट देते थे। तो ये इनका जो रेंट था वो बहुत हाई रेंट डिमांड कर रहे थे। अब ये जो बेचारे पीजेंट्स थे और जो ट्राइबल्स थे वो कहते थे कि हमारे पास कोई राइट नहीं है, हमारे पास कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, हमको आप राइट दीजिए। लिखिएगा पॉइंट नंबर बी, क्या बोल रहे हैं ये लोग? नो राइट, किसी प्रकार का राइट नहीं है, नो राइट टू पीजेंट्स, हमारे पास किसी प्रकार का यहां पर राइट नहीं है, वो ये बोल रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं पॉइंट नंबर सी, हमारे पास किसी प्रकार की जॉब सिक्योरिटी नहीं है। पॉइंट नंबर सी लिखिएगा, नो जॉब सिक्योरिटी, कभी भी आप हमको निकाल देंगे, ये चीज यहां पर बोली जा रही थी। एक बार जरा एनसीईआरटी पे आइए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी पे वो पेज खोलिएगा, प्लीज कम टू द हेडिंग, मैं आपको बता देता हूं, रेबेलियन इन कंट्री साइड। ठीक है, हेडिंग पे आइए, रेबेलियन इन कंट्री साइड। एनसीईआरटी में हेडिंग है 2.2। अब जरा उसकी पहली लाइन पढ़िए, लिखा हुआ है फ्रॉम द सिटीज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। शहर से ये जो मूवमेंट है वो कंट्री साइड स्प्रेड होता है, यानी गांव के एरिया में, ग्रामीण एरिया में। इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स व्हिच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वॉर। अब हो क्या रहा था कि यहां पर जो पीजेंट्स और ट्राइबल्स की जो दुखड़ा था वो यहां पर अब बात आ रही है। तो यहां पर एग्रेरियन राइट्स जो हुए वो आपको अवध में देखने को मिले। कहां पर? अवध, अवध, इस जगह की हम लोग बात यहां पर कर रहे हैं। अब जरा देखिए एनसीईआरटी पे आइए वापस से, फिर लिखा है इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी who had earlier been to Fiji as an indentured labor. The movement was against talukdars and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cesses. फिर लिखा है peasants had to do begar and work at landlords farms without any payment. तो थर्ड, नो जॉब सिक्योरिटी। पॉइंट नंबर डी लिख लीजिएगा, प्लीज राइट पॉइंट नंबर डी लिखिए। बेगार करना पड़ता था इनको। बेगार का मतलब वर्क विदाउट पेमेंट, काम करवा रहे हो, पैसा एक नहीं दे रहे हो। हालात देखिए आप, अभी मैंने खाली देखो एनसीईआरटी ने बाबा रामचंद्र बता दिया कि कौन थे, मैंने नहीं बताया आपको। रीजन क्यों? पहले मैं आपको बता रहा हूं कि चीज कैसे शुरू हुई। एग्रीरियन राइट्स हो रहे हैं, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स का दुखड़ा है कि उनसे बहुत हाई रेंट डिमांड किया जा रहा है और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। वो कह रहे हैं भैया हमारे पास कोई राइट ही नहीं है, हमारे पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हमसे आप बेगार करा रहे हो विदाउट पेमेंट। ऐसे में इन पीजेंट्स और इन ट्राइबल्स की आवाज़ को उठाने वाला एक व्यक्ति सामने आता है जिनका नाम है, आप इसी में लिख लीजिए, आप ऐसे में ये वाला इसी स्लाइड पर आ जाइए। ऐसे में एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जो इनकी इन प्रॉब्लम्स को यहां पर उठा रहा होता है, एंड ही इज, लिखिएगा, बाबा रामचंद्र। अब मैंने आपको इनका नाम लिया, थोड़ा सा क्या है कि सीक्वेंस बन जाता है। प्रॉब्लम समझ में आ गई? व्हाट इज द प्रॉब्लम?
पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट हाई रेंट डिमांड्स, किसके? ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स। यहां पर इनकी आवाज को उठाने के लिए बाबा रामचंद्र का नाम सामने आता है। और ये बाबा रामचंद्र ये एक सन्यासी थे, नोट करिएगा, ही वाज अ सन्यासी, और ये एक इंडेंचर्ड लेबर थे। इंडेंचर्ड लेबर कहां के? फिजी के। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। एक्चुअली क्या था कि यहां से अंग्रेज जो हैं वो काम करने के लिए इन फिजी ऐसे आइलैंड्स पे लोगों को ले जाते थे, कैरिबियन आइलैंड्स पे ले गए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करा लिया कि भैया तुमको बाहर ले जाएंगे, फॉरेन ट्रिप कराएंगे, बढ़िया तुम घूमना ऐश करना, तुमको पैसा देंगे और तुम अपना बढ़िया एंजॉय करना, और तुमको 5 साल के बाद लाके वापस छोड़ देंगे। तो जिनको कॉन्ट्रैक्ट करा के ले गए बाहर अंग्रेज, लेकिन वो लोग वहां से वापस नहीं लौट पाए, वो वहां के इंडेंचर्ड लेबर हो गए, ठीक है। तो बाबा रामचंद्र वॉज बेसिकली एन इंडेंचर्ड लेबर जो फिजी से लौट आए थे, ठीक है, ही वॉज अ सन्यासी। ये इनकी आवाज को यहां पर उठाते हैं और ये था एग्रीरियन राइट्स। समझ में आ गया पॉइंट नंबर 1। और यहीं से फिर आया अगला नाई धोबी बंद मूवमेंट। जो भी सर्विसेज यहां पर दी जा रही थी, नाई बार्बर की, वॉशरमैन की, उसको रोक दिया गया। फिर अवध किसान सभा बनाई गई। अवध किसान सभा में नाम क्या लिया मैंने? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, यही वाले। इन्होंने किसान सभा बनाई और ये लोगों की ग्रीवेंसेस को सुन रहे थे, जगह जगह जा जाके, गांव गांव। क्लियर? तो ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब कहा जा रहा था, जब गांधी जी ने कहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो शहरों के अंदर अलग मतलब था, बता चुका हूं आपको। गांव के अंदर अलग था। गांव के अंदर भी एग्रीरियन, कुछ लोग एग्रीरियन राइट्स, मतलब गांधी जी ने कहा एनसीएम, तो लोगों ने कहा कि भैया हमको रेंट ही नहीं पे करना है। गांधी जी ने कहा एनसीएम, लोगों ने कहा कि हम नाई और धोबी की सर्विसेज बंद कर देंगे। गांधी जी ने कहा एनसीएम, तो भैया यहां पर किसान सभा बन गई। और फिर आता है लास्ट, ट्राइबल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज। प्लीज गिव द हेडिंग नाउ, ट्राइबल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज। ट्राइबल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज। चलिए, अब यहां पर बात हो रही है आंध्र प्रदेश के गुडिम हिल्स की। आंध्र प्रदेश का यहां पर क्या है? गुडिम हिल्स। क्या है? आंध्र प्रदेश का गुडिम हिल्स, ठीक है। यहां पर रहते हैं पीजेंट्स, यहां पर रहते हैं ट्राइबल्स, सॉरी। और ये जो ट्राइबल्स हैं, ऑफ कोर्स ट्राइबल्स आपको पता है ट्राइबल्स हैं, तो ये डिपेंडेंट हैं ऑन फॉरेस्ट, डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। अब अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने फॉरेस्ट के ऐसे लॉज बना दिए और फॉरेस्ट में इन ट्राइबल्स को एंट्री करने से मना कर दिया, ठीक है ना। ये डिपेंडेंट है ऑन फॉरेस्ट। पर अंग्रेजों ने क्या किया, जैसा मैंने आपको बताया, प्लीज देखिए, ट्राइबल्स डिनाइड फॉरेस्ट राइट्स बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने उनको फॉरेस्ट राइट्स देने से डिनाई कर दिया। यानी कि अब वो फ्यूल वुड कलेक्ट नहीं कर सकते थे, वो वहां से लीव्स कलेक्ट नहीं कर सकते थे, वो वहां से फ्रूट कलेक्ट नहीं कर सकते थे, ये सब चीजें वो यहां से कलेक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो डिनाइड फॉरेस्ट राइट्स मतलब अब वो कुड नॉट कलेक्ट, ऐसे लिख लो, कुड नॉट कलेक्ट क्या? फ्यूल वुड, फ्रूट, है ना, फ्यूल वुड, फ्रूट, या फिर उसकी जगह एनसीईआरटी में एक वर्ड और आता है, ट्राइबल इंटरप्रिटेशन पे आइए। इन गुडिम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड। अभी देखो मैंने मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर का नहीं बताया, बाद में बताऊंगा। तरीका देखो क्या है, देखो लिखा है नॉट लिखा है हियर एज एन अदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल। कैटल नहीं ग्रेज कर सकते थे, कुड नॉट कलेक्ट दिस, कुड नॉट ग्रेज कैटल, कैटल ग्रेजिंग नहीं करवा सकते थे। अब सोचो, ये जब अंग्रेजों ने लॉ बना दिया तो इनकी ना ही लाइवलीहुड जबकि इनका लाइफ भी डिस्टर्ब हो गया।
ये लोग गुस्सा गए कि क्या करें, ऐसे बड़ी दिक्कत है भाई। सोचो ना कि भैया इनके ये राइट्स थे, ये अपने कैटल की ग्रेजिंग कराते थे जंगलों में जाके, ये फ्यूल वुड कलेक्ट करते थे, ये फ्रूट्स कलेक्ट करते थे। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ऐसे लॉ बना दिए जिसके तहत इन लोगों को एंट्री बंद कर दी गई जंगलों के अंदर, ठीक है। उसकी वजह से ना ही इन लोगों की लाइवलीहुड इफेक्ट हुआ, बल्कि इनकी जो डेली की रोजमर्रा की लाइफ थी, इनके जो ट्रेडिशनल बिलीव्स थे, इनके जो कस्टम्स थे, इनके जो फेथ था, वो भी यहां पर हैम्पर हुआ, है कि नहीं। सब चीजें हैम्पर हुई भाई। ट्रेडिशनल बिलीफ भी थे, इनके कस्टम्स भी थे, इनके बिलीफ थे, इनके आपको इनकी जो लाइवलीहुड तो डिस्टर्ब हुई, ये सब तो गया ही गया, इनका ट्रेडिशनल बिलीफ भी चला गया। इस वजह से ये लोग बड़े गुस्सा गए और यहां पर क्या हुआ, ऐसे में इन ट्राइबल्स की आवाज को उठाने के लिए एक व्यक्ति का नाम सामने आता है एंड हिज नेम इज एलूरी सीताराम राजू। अभी इनकी एक प्रतिमा भी जो है वो लगाई गई थी आंध्र प्रदेश में, रीसेंट करंट अफेयर्स में भी था लास्ट ईयर, ठीक है। एलूरी सीताराम राजू, और ये ट्राइबल्स को बोलते हैं क्या करना चाहिए, मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर। एक बार गुरिल्ला की स्पेलिंग देख लीजिए, वरना कहोगे सर गलत स्पेलिंग दे। GUERRILA, गुरिल्ला वॉरफेयर, मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर, छुप के वार करना, ठीक है। ये चीजें जो है यहां पर स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो एलूरी सीताराम राजू थे, ही वॉज बेसिकली, ये भक्त थे गांधी जी के, आइडल ऑफ गांधी जी वॉज इज आइडल, ठीक है ना। यहां पर ऐसे लिख लीजिए, भक्त ऑफ गांधी जी, भक्त ऑफ गांधी जी। अब ये नॉन वायलेंस के रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन ट्राइबल्स को जब ये मार्गदर्शन दिखाते हैं कि क्या करना चाहिए तुमको, तो वहां पर ये वायलेंस का साथ ले लेते हैं और इसी वजह से यहां से वो गांधी जी के रास्तों से अलग हो जाते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में यहां दिया है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखिए इस 2.3 का जो हेडिंग है ना, उस हेडिंग के ऊपर जो जितना भी लिखा है उसको एक बार रीड करेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है कि इन गुडिम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s, नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। ऐसा स्ट्रगल था जो कांग्रेस अप्रूव नहीं कर सकती थी, क्योंकि वायलेंस था उसमें, है ना। वही वो बोल रहा है, Here, as in other forest region, the colonial government had closed large forest areas को यहाँ पर बंद कर दिया गया था, or to collect fuel wood and fruits. This enraged the hill people, not only their livelihood affected, but they felt that their traditional rights were being denied. When the government began forcing them कि तुम बेकार करो, सब चीजें करो, तो ये लोग फिर क्या करते हैं, they started a protest against the सरकार। लिखा है when the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. hill people यहाँ revolt कर देते हैं। The person who came to lead them was an interesting figure, और उसका नाम होता है एलूरी सीताराम राजू। claimed, अब एलूरी सीताराम राजू क्लेम करते थे कि मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं, तुम्हें कोई चोट लग गई, गोली लग गई, मैं हील कर सकता हूं, मेरे पास गॉडली पावर्स हैं, मैं इन चीजों को हील कर सकता हूं। ये चीज वो क्लेम कर रहे थे। लोगों को लगा रहे भैया साक्षात भगवान उतर आए तुम्हारे लिए, ठीक है ना, ये उनको लगा। यहां पर क्लियर है। सो बेसिकली यहां पर गांधी जी के रास्ते पे वो चल रहे थे, लेकिन राजू, एलूरी सीताराम राजू, चूंकि इन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया, फाइनली अंग्रेज ने उनको पकड़ लिया एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड। कब, 1924 में, नोट कर लीजिए, एग्जीक्यूटेड इन 1924। और फिर ये इस वजह से जो है वो इन ट्राइबल्स के हीरो भी बन गए, क्योंकि इनके लिए यहाँ पर ये लड़ाई लड़ रहे थे। ये था दोस्तों ट्राइबल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट पोर्शन जो कि हमारा है, और वो इसका एनसीएम का, वो है स्वराज इन प्लांटेशंस। तो चलिए इसकी यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए, प्लीज गिव दी हेडिंग स्वराज इन प्लांटेशन। सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, बट फिर भी आप इसकी यहाँ पर हेडिंग डालिए, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्वराज इन प्लांटेशंस, स्वराज इन प्लांटेशंस। चलिए देखिए, अब देखो यहां पर क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने एक एक्ट बना रखा था जिसको हम लोग बोलते हैं इमिग्रेशन, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है। अब इस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत क्या था, देखो ये अगर मान लीजिए कोई प्लांटेशन है, तो भाई ये कहा गया था कि जो भी वर्कर्स इस प्लांटेशन में काम कर रहे हैं कैन नॉट गो होम,
वो अपने घर नहीं जा सकते या फिर कैन नॉट गो मूव आउटसाइड दिस प्लांटेशन, वो इसके बाहर जो है यहां से नहीं निकल सकते। ये कह रहा था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। जब गांधी जी ने कहा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इन लोगों ने सुना तो इन्होंने कहा कि अच्छा एनसीएम, तो इसका मतलब क्या है, कोऑपरेट नहीं करना है। इन्होंने इस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट को एक किनारे कर दिया कि भैया ऐसे तैसी कर आ गया। ये इस प्लांटेशन से बाहर निकले, जब ये अपने घर की तरफ जा रहे थे तो पुलिस ने इनको पकड़ लिया, ब्रूटली इनको मारा। ठीक है, ये था आपका स्वराज इन प्लांटेशन। मतलब स्वराज प्लांटेशन में स्वराज का क्या मतलब निकाला गया, वो ये मतलब यहां पर निकाला गया था। ठीक है ना, ठीक है। और यहां पर इन जो पीजेंट से बाहर जाने लगे तो इन्होंने एक स्लोगन भी निकाला है। देखो एनसीईआरटी में स्लोगन लिखा हुआ है, स्लोगन है स्वतंत्र भारत। दे रेज द स्लोगन्स डिमांडिंग स्वतंत्र भारत। यहां पर स्वतंत्र भारत, ये स्लोगन यहां पर रेज किया गया और ये चीज यहां पर डिमांड जो है वो करी जाने लगी। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया बात यहां पर ये चीज। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखी हुई है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इनलैंड, अच्छा इमिग्रेशन वाला ये कर लीजिए, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। समझ में आ गया, यही था आपका इनलैंड इमिग्रेशन कि आप बाहर मूव नहीं कर सकते। एक बार एनसीईआरटी पे आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। कि आप ये जो मतलब गो होम की जगह लिख, कैन नॉट लीव टी गार्डन विदाउट परमिशन, बिना परमिशन जो है आप नहीं निकल सकते। तो जब गांधी जी ने कहा कि भैया एनसीएम, तो ये निकल बैठे। आगे वो क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि when they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantations and headed home. They believed that Gandhi Raj was coming. उनको लगता था गांधी का राज आने वाला है। And everyone would be given land in their own villages. उनको अपने गांव में जमीनें दी जाएंगी। They however never reached the destinations. वो अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंचे। Stranded on the way by a railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. और उनको वहां पर मारा गया। ठीक है ना, क्लियर है। तो गांधी जी ने देखा कि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, चाहे हम स्वराज एंड प्लांटेशंस की बात करें, चाहे हम कंट्री साइड की बात करें, चाहे हम टाउन्स की बात करें, जगह जगह बहुत वायलेंस हो रहा है। और गांधी जी जो है वो प्लान कर रहे थे कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे। तभी एक बहुत ही इनफेमस इंसिडेंट हो जाता है। और ये इंसिडेंट आप देखोगे कि किताब के अंदर सिर्फ एक फोटो में दिया गया है, डिटेल में नहीं है। और वो था आपका चौरी चौरा इंसिडेंट। वो था आपका चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा गोरखपुर में आपको देखने को मिलेगा, ये पुलिस थाना था। ठीक है, लोग जो है यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे बाजार के अंदर, और उनके प्रोटेस्ट को पुलिस ने जो है पीसफुल प्रोटेस्ट को लाठीचार्ज किया। लोग चले गए, फिर अगले दिन आए, फिर ऐसा मतलब कई सारे फेजेस में हुआ। सेकंड को कुछ हुआ, फिर थर्ड को कुछ हुआ, फोर्थ को वापस आ गए, ऐसा चीज़ें चल रही थी। एंड देन फाइनली लोग बहुत गुस्सा आ गए, तो लोग गए इस पुलिस थाने में, लोगों ने आग लगा दी। चौरी चौरा इसको इंसिडेंट बोलते हैं। यहाँ पर इस पुलिस थाने में आग लगाई तो यहाँ पुलिसकर्मी जो है उनकी यहाँ पर डेथ भी होती है। तो बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाता है और यही एक इमीडिएट कॉज बनता है गांधी जी का। दिस वॉज द इमीडिएट कॉज किसका, फॉर विड्रॉल ऑफ एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का यहां से फाइनली विड्रॉल हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया, और जब मूवमेंट विड्रॉ किया तो लोगों ने पूछा गांधी जी से कि भैया अब आगे क्या, कैसे चलेगी अपनी गाड़ी। तो गांधी जी ने कहा कि प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो बहुत सारे लोग थे जो गांधी जी के इस आइडिया से अलाइंड नहीं थे। वो कह रहे थे भैया बहुत हो गया प्रोटेस्ट, इससे कुछ नहीं होगा, अब हमें कुछ डिफरेंट तरीका अपनाना पड़ेगा। तो जो लोग गांधी जी के साथ थे, यानी गांधी जी की जो स्ट्रैटेजी थी प्रोटेस्ट करने की, मास प्रोटेस्ट करने की, उसके साथ थे, उसको हम लोग नो चेंजर्स कहते हैं। यानी कि वो कोई चेंज नहीं चाहते थे गांधी जी की स्ट्रैटेजी में। लेकिन जो लोग गांधी जी की अब स्ट्रैटेजी के साथ अलाइंड नहीं थे, वो कह रहे थे कि बेकार है गांधी जी की स्ट्रैटेजी, से कुछ नहीं होने वाला, हमको रादर अब
प्रोविंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जीत के पार्लियामेंट के अंदर घुसना चाहिए, वहां बैठना चाहिए और फिर अंग्रेजों की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना चाहिए। जो लोग ये सोच रहे थे वो एक डिफरेंट अप्रोच रख रहे थे गांधी जी की स्ट्रैटेजी से, और इसलिए उनको हम लोग प्रो चेंजर्स कहते हैं, यानी कि वो चेंज चाह रहे थे। तो बेसिकली यहां पर इस कैटेगरी के लोग जो चेंज चाह रहे थे उसमें से यहां पर दो नाम सामने आते हैं, मैं आपको बता देता हूं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया 1 जनवरी 1923 को। अब ये पार्टी जो है वैसे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर ही फंक्शन कर रही थी, बाहर नहीं थी, आईएनसी के अंडर थी, लेकिन जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं हो पाया। ये पार्टी ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं छोड़ पाई। क्यों? क्योंकि चित्तरंजन दास की डेथ हो जाती है और जो भी इसका ऑब्जेक्टिव था वो यहां पर फुलफिल नहीं हो पाता है, पार्टी का ऑब्जेक्टिव रह जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज यहां पर हुई। अब सिचुएशन जो है इंडिया में बहुत खराब होती जा रही थी। 1926 आते आते आप देखोगे तो एग्रीकल्चर के जो एग्रीकल्चर चीज़ें थी वो एग्रीकल्चर प्राइसेस गिरने लग गए थे, और 1930 के बाद तो एग्रीकल्चर मार्केट क्रैश कर गया। क्यों? क्योंकि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, ये आपको याद होगा, है ना? तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी गिर गया। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट गिरने से क्या हुआ? रेवेन्यू नहीं मिल रहा था किसान को पैसा ही नहीं मिल रहा है। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी डिमांड कम नहीं करी, तो ये प्रॉब्लम जो है इंडिया के अंदर काफी बढ़ती चली जा रही थी। और इसी बैकड्रॉप के अंदर जो टोरी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, उसने क्या किया? उसने जो है एक कमीशन इंडिया भेजा जिसको बोलते हैं इंडियन स्ट्रैटेजी कमीशन। इसको जॉन साइमन हेड कर रहे थे, इसलिए इसको हम लोग साइमन कमीशन भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? इस कमीशन के अंदर 7 मेंबर्स थे और इसको अपोज इसलिए किया गया, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं थे, कोई भी इंडियन नहीं था, सबके सब, मतलब कोई भी, देयर वाज नो इंडियन, 7 मेंबर्स और कोई भी इंडियन नहीं, इसलिए इसको अपोज किया गया। और जब ये कमीशन इंडिया आया तो उसको गो बैक साइमन नारा लगा के उसको अपोज किया गया। ठीक है, तो यहां पर ये चीज था। अच्छा, एक चीज और आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में कि भैया ये कहा गया था इस एक्ट में कि हम 10 साल के बाद फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट को देखेंगे कि कैसे यहाँ पर फंक्शनिंग हो रही है, तो उसको रिव्यू करेंगे। वो रिव्यू 1929 में होनी थी, है ना? लेकिन सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताया इतनी खराब होने लगी, एग्रीकल्चर प्राइसेस गिरने लग गए, एक्सपोर्ट गिरने लग गया, पैसा नहीं मिल रहा था, सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। तो 1927 में ही इंडियन स्ट्रैटेजी कमीशन आ गई, लेकिन एकदम लास्ट में आती है और स्टार्ट करती है फंक्शन करना 1928 में। ठीक है ना? तो ये पॉइंट यहां पर याद रखिएगा, इंडियंस ने इसको अपोज किया और कहा गो बैक साइमन। क्लियर है? अब इसी सिनारियो में जब यहां पर देखा, उस वक्त के लॉर्ड वाइसरॉय जो इंडिया में थे, उस वक्त के जो वाइसरॉय इंडिया में थे, लॉर्ड इरविन, तो लॉर्ड इरविन ने देखा कि यार जो हालात हैं इंडिया में बड़े खराब हो रहे हैं, हमारा जो अपोजिशन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में लॉर्ड इरविन ने एक लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश करी और कहा क्या? लॉर्ड इरविन ने कहा डोमिनियन स्टेटस ले लो। तो भाई लोगों ने कहा डोमिनियन स्टेटस, तो बहुत सारे जो नेता थे इंडियन लीडर्स, वो भैया सख्त लड़के थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इस डोमिनियन स्टेटस पे नहीं पिघलेंगे। तो लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा कि हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और उससे कम कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए यहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया गया लाहौर के सेशन में 1929, और पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का यहाँ पर क्या किया गया? ये जो रेजोल्यूशन है उसको पास कर दिया गया। क्लियर है? ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा। लेकिन ये दिन इतना ज्यादा इंपैक्ट या अट्रैक्शन नहीं छोड़ पाया। क्यों नहीं छोड़ पाया? नहीं आया अट्रैक्शन, है ना? 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे था, बट दिस डे डिड नॉट अट्रैक्ट मच, ज्यादा टेंशन नहीं आया ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब एक चीज समझ में आई गांधी जी को कि भाई अभी भी यहां पर ना अमीर गरीब हमारे सब में डिफरेंसेस हैं। अगर कोई मामला अमीर का है, रिच पीपल का है, तो उसमें रिच लोग आगे आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें गरीब पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर कोई मामला गरीबों का है तो उसमें अमीर आदमी नहीं दिखेगा, वेल टू डू फैमिली का आदमी। मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं कि देयर वाज डिफरेंसेस इन द पीपल, उनके इंटरेस्ट में डिफरेंसेस थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई अगर हम कुछ ऐसा टूल, ऐसा हथियार निकालें, ऐसा कुछ चीज रखें जो दोनों को इंपैक्ट करती हो, तब ये दोनों एक साथ आएंगे। और यही रीजन था, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आ रहे थे, इस वजह से 26 जनवरी 1930 जो बोला गया कि अब इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, वो इतना अट्रैक्शन नहीं ले पाया। ठीक है? तो यहां पर जो टूल नजर आया वो आया सॉल्ट, नमक। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, खाता स्वाद अनुसार ही है ना? ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी है तो 1 किलो खा लेगा, गरीब आदमी है तो 100 ग्राम खाएगा। नमक खाया स्वाद अनुसार जाता है। तो यहां पर सॉल्ट को टूल बनाया, और 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने यहां पर लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को।
31 जनवरी। और 11 डिमांड्स रखी उन्होंने और कहा कि अगर हमारी ये डिमांड्स, लॉर्ड इरविन से कहा चिट्ठी में, उन्होंने कहा इरविन साहब अगर हमारी ये डिमांड 11 मार्च 1930 तक पूरी नहीं हुई तो हम 12 मार्च से सॉल्ट मार्च शुरू कर देंगे, हम यहाँ पर नमक आंदोलन सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर देंगे। और यही हुआ, उनकी डिमांड्स यहाँ पर फुलफिल नहीं करी गई। 12 मार्च से सॉल्ट मार्च का शुरू हो गया और यहीं से जैसे ही सॉल्ट मार्च शुरू हुई, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहीं से सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत जो है स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? 12 मार्च 1930 यहां से ये शुरू होती है। 78 वॉलंटियर्स यहाँ पर गांधी जी के साथ चलना शुरू करते हैं 12 मार्च से और 6 अप्रैल तक ये जो मार्च है, जो दांडी यात्रा है, वो यहाँ करी जाती है। साबरमती आश्रम से वो शुरू करते हैं और वो दांडी के तट तक जाते हैं। 240 माइल्स की ये यात्रा 24 दिन में पूरी होती है 78 वॉलंटियर्स के साथ। और जैसे ही वहाँ वो पहुँचते हैं दांडी के तट पे, तो वहाँ पर सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं नमक बना के, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर हो गया? ये था आपका सॉल्ट लॉ। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हो रहा था, देखो ये जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा है, कोई बहुत एप्ट चीज नहीं है, ये समझना, मैंने आपको डिफरेंस बताने के लिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गवर्नमेंट को स्टैंड स्टिल करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, स्टैंड स्टिल कर देना है, एडमिनिस्ट्रेशन एकदम स्टैंड स्टिल हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाए, स्टैंड स्टिल हो जाए। अब सोचो ये चीज अगर मिल जाए लॉ ब्रेक से, ये कानून तोड़ना है, तो सीडीएम में क्या हो गया, लॉ ब्रेक, लॉ को ब्रेक करना है, तो वो सीडीएम। मैं समझाने के लिए, मतलब ऐसा मत समझना कि एनसीएम प्लस लॉ ब्रेक इक्वल टू सीडीएम, ये वो समझाने के लिए है कि हाँ एनसीएम तो हो ही रहा है, अगर इसी एडमिनिस्ट्रेशन में जहां नॉन कॉपरेशन कर रहे हैं उसमें अगर लॉस को ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियसली लॉस को ब्रेक करोगे तो कहीं ना कहीं नॉन कॉपरेट भी कर ही रहे हो, है ना, तो वो सीडीएम हो जाएगा। अब सीडीएम में क्या क्या हुआ, फॉरेन क्लॉथ को बायकॉट कर दिया गया था, ठीक है ना। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो वाइड इंडिया हर जगह हुआ, क्या क्या हुआ, फॉरेन क्लॉथ को बायकॉट किया गया था, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, चौकीदारी टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया, पीजेंट्स ने स्टॉप कर दिया, रोक दिया, अपना रेवेन्यू पे नहीं किया, फॉरेस्ट लॉस को ब्रेक किया गया। ये सब चीजें जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हो रही, बताया ना, लॉ को ब्रेक करना। तो देखो फॉरेस्ट लॉस को ब्रेक किया गया यहाँ पर, ठीक है ना, फिर देखो चौकीदारी टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया, फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट, मतलब यहाँ पर आपको ये सब चीजें जो हैं वो देखने को दोस्तों यहाँ पर मिल रही है। बात समझ में आ रही है? ये सब हो रहा था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब यहाँ पर एक ऐसी मूवमेंट आता है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बस मैंने बता दिया, खान अब्दुल गफ्फार खान का, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे और ये फॉलोअर थे गांधी जी के। तो पाकिस्तान के पेशावर में यहाँ पर आप देखोगे तो ये मूवमेंट चला रहे थे जिसको बोलते हैं रेड शर्ट मूवमेंट, इसको खुदाई खिदमतगार भी बोलते हैं यहाँ पर। क्लियर है? चलिए, ये तो खाली बियॉन्ड एनसीईआरटी था ये वाला पार्ट। अब एनसीईआरटी में आएंगे तो एक एपिसोड, एक इवेंट इंसिडेंट वहां दिया गया जिसको बोलते हैं हम लोग शोलापुर एपिसोड। ये सीडीएम के अंदर ही आता है। हुआ क्या कि भैया इसमें क्या किया गया, लॉ ब्रेक किए गए सीडीएम में, ठीक है, लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो लोग सड़कों पर उतर आए, बिल्डिंग्स को अटैक करने लगे। 1 लाख पीपल को इस मामले में जेल के अंदर डाल दिया, बिहाइंड दी बार्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया, मतलब ये जो मूवमेंट हो रहा था ब्रिटिशर्स सप्रेस किया, लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया। ये था आपका शोलापुर एपिसोड। देख रहा हो किस प्रकार से यहाँ पर चीजें हो रही हैं। ये था सीडीएम के अंदर, ठीक है। इस सिचुएशन में गांधी जी ने डिसाइड किया, क्या गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे। बात समझ में आ गई? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है? तो लॉर्ड इरविन ने जब आपने बताया था डोमिनियन स्टेटस देने की बात करी तो 2 चीजें वहां पर हुई थी। एक तो उन्होंने कहा था डोमिनियन स्टेटस और दूसरा उन्होंने कहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशंस। तो यहां पर अब चीजें आगे कैसे आई, देखो अब होता है गांधी इरविन पैक्ट। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, जगह जगह लॉस ब्रेक हो रहे हैं, तो इरविन साहब कह रहे हैं कि भैया कैसे काम चलेगा, ये लोग तो कानून तोड़े जा रहे हैं, कितने लोगों को पकड़ के हम जेल में डालेंगे, कैसे कर पाएंगे, और जेल की भी रखने में लिमिट है, जेल में भी लोगों को रखने की लिमिट होती है, कितने लोग भरोगे जेल के अंदर। तो यहाँ पर फाइनली फिर इरविन साहब को गांधी जी से बात करनी पड़ी और गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 में। अब यहाँ पर क्या क्या बोला गया, देखो पहली चीज गांधी जी के यहाँ बोला, गांधी जी डिसाइड किया कि हम सीडीएम को विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इरविन साहब ने कहा भैया बंद करो, कितना मतलब आप लोग लॉ तोड़े जा रहे हो और हम जेल में डाल रहे हैं, कब तक, क्योंकि इरविन साहब को लगा, भैया इरविन को लगा अब कैसे होगा, कहां तक जेल में रखेंगे। तो इरविन ने, भाई साहब ने हाथ जोड़ लिए, गांधी जी प्लीज, तो गांधी जी ने मान गया, गांधी ने ठीक है सीडीएम को हम विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन उसके बदले क्या, उसके बदले गांधी जी ने कहा कि जो इनोसेंट पीपल जो आपने जो अरेस्ट करके रखा है जेल के अंदर, प्रिजन के अंदर, उनको रिलीज कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कर देंगे। दूसरा पॉइंट, गांधी जी एग्री टू पार्टिसिपेट इन दी सेकेंड आरटीसी। गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने को मान लिया।
बताया ना मैंने आपको कि लॉर्ड इरविन ने एक डोमिनियन स्टेटस दिया था और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन करने के लिए बोला। तो गांधी जी उसमें भी फर्स्ट में नहीं गए, सेकंड आरटीसी में पार्टिसिपेट, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गांधी जी ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहां पर होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। गांधी जी जो है, गांधी जी गोज टू लंदन टू पार्टिसिपेट इन दी सेकंड आरटीसी। वहां नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। गांधी जी वापस इंडिया आते हैं तो 2 चीजें देखते हैं, पहली ये कि कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया गया है इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा लीडर्स को फिर से जेल के अंदर पीछे डाल दिया गया है। जब ये सिचुएशन देखी गांधी जी ने कहा क्या मतलब, फिर वही हो रहा है, तो गांधी जी ने कहा, सिचुएशन, गांधी ने कहा कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से लॉन्च करूंगा। सीडीएम को लॉन्च किया गया, लेकिन 1934 में फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया। ये चीज यहां पर इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गया। अब जिस प्रकार से हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पढ़ा था कि उसमें कैसे कैसे पार्टिसिपेशन हुआ लोगों का, टाउन्स के अंदर कैसे हो रहा था, कंट्री साइड में कैसे था, है ना, स्वराज में क्या देखा गया, मतलब प्लांटेशंस के अंदर क्या स्वराज का मतलब निकाला गया, वैसे ही यहाँ पर अब ये आता है हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस प्रकार से देखा। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर 5 कैटेगरीज है जो हमको देखनी है। एक है आपका रिच पीजेंट्स, एक है आपके पुअर पीजेंट्स, एक है आपके बिजनेसमैन, एक है आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स और एक है आपके वुमेन। इन 5 को पढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पर सीडीएम जो है खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिच पीजेंट्स से। देखो कहानी जो है बड़ी सिंपल है रिच पीजेंट्स की। अब यहां पर कहानी क्या है, देखो रिच पीजेंट्स की बात करेंगे तो गुजरात के पटीदार हों या यूपी के जाट हों, ये लोग यहां पर रिच पीजेंट्स थे, है ना, मतलब वेल टू डू पीजेंट्स थे। रिच मतलब ऐसा नहीं कि अमीर, रिच पीजेंट्स का मतलब वेल टू डू पीजेंट्स थे। तो गुजरात के पटीदार थे या फिर यूपी के जो जाट पीजेंट्स थे ये वेल टू डू थे। ठीक है, तो होता क्या है कि कॉमर्शियल क्रॉप्स का ये लोग कर रहे होते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाते हैं, है ना, कॉमर्शियल क्रॉप ज़्यादा पैसा भी मिलता है। तो क्या बताया मैंने, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर जो मार्केट जो चीज़ें थी वो ड्रॉप हो गई, एग्रीकल्चर प्राइस जो है वो गिर गया, एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा था। तो जब ट्रेड गिर गया तो इन सब की इनकम पे भी फर्क आया, इन सब की इनकम भी कम हो गई। किनकी? इन लोगों की। जब इनकी इनकम कम हो गई तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार से गुजारिश किया कि भैया हमसे जो आप यहाँ रेवेन्यू मांग रहे हो उस रेवेन्यू को रिड्यूस कर दीजिए। ये इन्होंने हाथ जोड़ के बोला, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनका रेवेन्यू कम करने, इनका जो डिमांड था उसे नहीं सुना और उन्होंने कहा हम कम नहीं करेंगे। तो रिच पीजेंट ने इसको अपोज किया और स्वराज की डिमांड करने लगे। बात समझ में आ गया? सिविल डिसोबीडियंस सिंपल है। पटीदार गुजरात के और जाट्स यूपी के जाट्स कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करते थे, बढ़िया पैसा कमाते थे। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, ट्रेड गिर गया, इनकम गिर गई। इन लोगों ने हाथ जोड़ा कि भैया हमसे आप जो रेवेन्यू ले रहे हो उससे कम कर दो। अंग्रेजों ने नहीं सुना तो रिच पीजेंट्स ने अपोज किया अंग्रेजों को और स्वराज की डिमांड करी। ये था रिच पीजेंट का खेल। अब जरा मेरी बात आप बताओ कि अगर रिच पीजेंट्स इसमें इतने फंस गए थे तो पुअर पीजेंट्स का क्या ही होता? पुअर पीजेंट का भी सेम था। अब ये पुअर पीजेंट्स हैं, ये दूसरे की ज़मीन पे काम करते हैं, खुद की ज़मीन नहीं है, मतलब गरीब हैं, वैसे भी दूसरे की ज़मीन पे काम करते हैं। और जो ये काम करते हैं तो जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसको बेच कर जो पैसा मिलता है उससे वो लोग रेंट देते हैं। भाई मैं ज़मीन का किराया दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैं ज़मीन दूसरे की है, मालिक तो ऐसे घर होता है ना कि मैं दूसरे घर में रह रहा हूँ, किराएदार हूँ, वैसे ज़मीन दूसरे की है, मैं उसकी ज़मीन पे काम करता हूँ। जो भी खेती बाड़ी करके जो प्रोड्यूस मुझे मिलता है मार्केट में बेचता हूँ, सेल करूँगा और पैसा रख लूँगा अपने पास, और बकाया जो बचेगा उसका किराया होगा वो किराया दे दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि पुअर पीजेंट्स भी हिट हुए इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से। इनकी भी खेती बाड़ी इतनी नहीं हुई, ट्रेड इतना नहीं हुआ, तो इनको इतना प्रोड्यूस मिला नहीं, मतलब इनको क्या हुआ, इतनी इनकम नहीं बनी क्योंकि मार्केट में इतना सामान बिक ही नहीं पाया। एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, क्रैश कर गई थी, तो इनका सामान नहीं बिका तो इनकी इनकम नहीं बनी। जब इनकम नहीं बनी तो इन्होंने डिमांड किया कि भैया हमारा रेंट माफ़ कर दीजिए। अंग्रेज़ों ने नहीं सुना, अंग्रेज़ों ने कहा नहीं, उन्होंने कहा मालिक दे नहीं सकते, है ही नहीं पैसा, कहाँ से दे दे। अंग्रेज़ों ने नहीं सुना तो इन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसको बोलते हैं नो रेंट कैंपेन। नो रेंट कैंपेन उन्होंने शुरू किया। दिस कैंपेन डिड नॉट गॉट सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। लेकिन अब हुआ क्या, इस कैंपेन को जो नो रेंट कैंपेन चलाया गया इसको कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को यह था कि भैया अगर हमने इन पुअर पीजेंट्स को यहाँ पर सपोर्ट कर दिया तो क्या होगा, जो अमीर पीजेंट्स हैं, रिच पीजेंट्स, वो हमसे नाराज हो जाएंगे, हमसे हमारा सपोर्ट छीन लेंगे।
समझ रहे हो क्या हो रहा है ये चीज। तो डिमांड ब्रिटिशर्स टू, मतलब इनकी डिमांड थी हमारा रेवेन्यू रिड्यूस कर दो, ब्रिटिशर्स ने रिड्यूस किया तो उन्होंने नो रेंट कैंपेन चालू किया। ये कैंपेन को सपोर्ट नहीं मिला, क्यों? क्योंकि भैया इनको लग रहा था कांग्रेस सपोर्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि अगर सपोर्ट करते तो जो अमीर पीजेंट्स थे वो नाराज हो जाते। इस वजह से जो रिलेशंस थे कांग्रेस और पुअर पीजेंट्स के वो बहुत ही अनसर्टेन रहे कि अच्छे थे कि नहीं थे, कभी अच्छे हुए कभी खराब हुए। तो पुअर रिच पीजेंट्स तो हिट हुए ही हुए। अब रिच पीजेंट्स थे, थोड़ा बहुत पैसा था तो मैनेज कर ले गए, लेकिन पुअर पीजेंट बेचारे उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो रेंट भी नहीं दे सकते, जमीन पे काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने नो रेंट कैंपेन शुरू किया और नो रेंट कैंपेन को भी यहां पर क्या किया गया, कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से यहां पर जो रिलेशंस थे पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस के वो बहुत ही अनसर्टेन रहे। फिर आते हैं बिजनेस क्लास के बाद। अब देखिए वर्ल्ड वॉर 1 यहां पर चल रही थी तो इंडियन बिजनेसमैन को बहुत प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितनी डिमांड हुई वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे तो उसको फुलफिल करने के लिए अंग्रेजों ने इंडियन बिजनेसमैन से भी सहारा लिया, कहा कि भैया ये चीज़ हमारे लिए प्रोड्यूस करो। तो ऐसे में जब इंडियन बिजनेसमैन ने प्रोड्यूस किया तो उनको बड़ा प्रॉफिट हुआ, है ना, और अब वो अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर उन्होंने फॉर्म करी दो। एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है फिक्की, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और दूसरी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। ये दो यहाँ पर आप देखोगे तो जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फॉर्म करी गई, और इन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को फिक्की या फिर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का सपोर्ट मिला, जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर एंड जीडी बिरला। इन जैसे लोगों को यहाँ पर क्या किया गया, इनको साथ मिलता है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करेंगे तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। देखो कांग्रेस को ये लगा कि अगर हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स को हेल्प करेंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स वही जो इस बिजनेसमैन की फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, कांग्रेस को लगा कि अगर हम इनको सपोर्ट कर देंगे, इफ यू सपोर्टेड देम, तो ये लोग जो है गुस्सा जाएंगे बिजनेसमैन वाले, है कि नहीं। इसलिए आप देखोगे इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हैं वो भी इस वेर नॉट वेरी एक्टिव इन सीडीएम, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्यादा एक्टिव इंडस्ट्रियल वर्कर्स यहां पर नहीं होते हैं। दोज हु ज्वाइन द सीडीएम, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्वाइन कर भी रहे थे तो क्या कर रहे थे, वो बाइकआउट कर रहे थे फॉरेन गुड्स को, वो स्ट्राइक कर रहे थे, यही सब काम वो यहां पर कर रहे थे। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम द कांग्रेस। इस तरह से इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी कांग्रेस से अलूफ थे। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स अलूफ हो रहे हैं, आप देख रहे हो क्या हो रहा है, पुअर पीजेंट्स भी यहाँ कांग्रेस से उनका वो हो रहा है, अलग हो रहा है। अब आप देखोगे यहां पर आगे कि रोल ऑफ वुमेन क्या था इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वुमेन का रोल क्या था। देखो वुमेन का बहुत ही लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था, बहुत ही बड़े मात्रा पे वुमेन ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। वो अपने घरों से बाहर निकल के आई, उन्होंने गांधी जी की बातों को सुना। सॉल्ट मार्च में वुमेन पार्टिसिपेटेड इन दांडी मार्च, केम आउट इन नंबर्स, लिसन टू द स्पीचेस ऑफ गांधी जी, ठीक है, पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, पिकेटेड शॉप्स, फॉरेन क्लॉथ शॉप, लिकर शॉप। वुमेन ने अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, इन सब जगह, मतलब जो अर्बन एरियाज की हाई कास्ट फैमिली थी, रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड थे, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इवन आफ्टर सो मच एक्टिव रोल, कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू गिव देम पावर। अब यहां आप ये समझो जो मैं बताना चाह रहा हूं कि देखो वुमेन ने इतना कुछ किया लेकिन फिर भी कांग्रेस उनको पावर नहीं दे रही है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है, पुअर पीजेंट्स को कांग्रेस ने सपोर्ट ढंग से नहीं दिया। तो एक तरह से हम यहां पर बहुत सारे लोग जो है वो कांग्रेस से नाखुश हो रहे हैं, और यही रीजन बन गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के विड्रॉ करने का या फिर फेल होने का, या हम कह सकते हैं कि पूरी बहुत अच्छे तरह से नहीं अप्लाई हो पाया या फिर नहीं चल पाया, क्योंकि कुछ सेक्शन ऑफ पीपल हैं जो कांग्रेस से नाखुश है, और कांग्रेस अपने सपोर्ट के लिए कि बड़े लोगों का सपोर्ट रहे तो वो उनको सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। तो यहां पर इस प्रकार से रोल ऑफ वुमेन यहां पर देखने को मिलता है। तो लिमिटेशंस क्या थे यहां पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, अब जरा वो यहां डिस्कस करते हैं। देखिए दो बड़े चीज यहां पर हमको बात करनी है, दो बातें। एक तो ये लिमिटेशन था पहला अनटचेबिलिटी वाला, अनटचेबल्स का जो सीडीएम में रोल था वो बहुत ही मतलब वो नहीं था, और दूसरा मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का यहां पर रोल नहीं था। चलिए इनको समझते हैं कैसे नहीं था। पहले हम बात करते हैं अनटचेबल्स की। देखिए नॉट मूव्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, जो अनटचेबल्स थे वो स्वराज की कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुए, इन्फ्लुएंस नहीं हुए। उन्होंने कहा भाई क्यों, हमारे लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, हमारी आवाज़ को, हमारी बातों को तो कोई रख ही नहीं रहा है, हमारी आवाज़ें उठाई नहीं जा रही हैं, हमारा दर्द सुना ही नहीं जा रहा है। तो वो जब बोला गया ना स्वराज, सेल्फ रूल, तो उन्होंने कहा काय का सेल्फ रूल, तुम हमको तो सेल्फ रूल करने नहीं देते हो, अनटचेबल्स खुद को रूल कर नहीं पा रहे हैं, तुम आवाज़ उठा रहे हो स्वराज की। मतलब समझ रहे हो, ये बात यहां पर बोली गई। एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं हम लोग एक्सप्लॉइटेड हैं, सप्रेस्ड हैं, ऑप्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, कांग्रेस ने देन अगेन दलित को सपोर्ट नहीं किया।
जैसे वहाँ पर वुमेन को नहीं किया, इंडस्ट्रियल लेबर्स को नहीं किया, वर्कर्स को, जैसे पुअर पीजेंट्स को नहीं किया, उन्होंने यहाँ दलित को नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा अगर हमने इनको सपोर्ट किया तो अपर कास्ट जो है वो हमसे यहाँ पर नाराज हो जाएगी। ये बात कांग्रेस के दिमाग में ऐसे थी कि दे थॉट दे विल लूज द सपोर्ट ऑफ हाई कास्ट हिंदूज। ठीक है, इफ कांग्रेस सपोर्टेड दलित देन हाई कास्ट हिंदू नाराज हो जाएंगे। ये बात यहाँ पर बोली गई। ठीक है ना, एक बार लिमिट ऑफ सीडीएम पे इसमें आएंगे आप लोग, एनसीईआरटी पे प्लीज एक बार इसमें आइएगा। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कौन सा पेज है, उस पर हम लोग आते हैं। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ दी मूवमेंट, जो 3.2 हेडिंग है दोस्तों, उस 3.2 हेडिंग में आइएगा। उसमें इन दी कंट्री साइड हो गया, पुअर पीजेंट्री हो गया, फिर बिजनेस क्लास हो गया, देन उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास हो गया। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो वुमेन का हो गया। हाँ, अब आइए लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है, इसमें आइए यहाँ देखिए लिखा हुआ है 3.3 में, नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। सब लोग मूव्ड नहीं थे। वन सच ग्रुप was the nation's untouchables who from around the 1930s had begun to call themselves दलित और oppressed। वो अपने आप को दलित और oppressed अपने आप को वो बोल रहे थे। फिर लिखा है for long the Congress had ignored the Dalits। बहुत लंबे समय से कांग्रेस ने दलित को इग्नोर किया। क्यों? आगे लिखा है for fear of offending the सनातनीज द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। जो सनातनी थे ऐसा ना हो कि वो ऑफेंड हो जाएं, इसलिए बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने दलित को यहाँ पर क्या किया, वो इग्नोर किया। ठीक है, फिर लिखा है बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट क्लेम। यहाँ पर गांधी जी ने बोला कि कांग्रेस इतने टाइम से दलित को यहाँ पर क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर उनको लगता था हमें सपोर्ट कर दिया तो जो हाई कास्ट यहाँ पर हिंदूज हैं, सनातनीज, वो हमसे नाराज हो जाएंगे। ऐसे में गांधी जी का यहाँ पर स्टेटमेंट आता है। गांधी जी कहते हैं स्वराज विल नॉट कम फॉर 100 years। तुम 100 साल ले लो फिर भी स्वराज नहीं आ सकता अगर आप अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं करेंगे। और इसके लिए गांधी जी ने क्या स्टेप्स लिए? गांधी जी ने अनटचेबल्स को बोला हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये बोला गांधी जी ने कहा लोगों से कि अपने दिलों को बदलो। गांधी जी परसुएडेड देम टू चेंज देयर हार्ट्स। तुम लोग अपने दिलों को बदलो, ये सोच मत रखो। गांधी जी ने खुद यहां पर सत्याग्रह किए, एंट्री इनटू टेंपल्स सत्याग्रह किया कि एंट्री मिलनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए इन लोगों को पब्लिक पार्क्स का, टॉयलेट्स का, एटसेट्रा। और गांधी जी ने खुद टॉयलेट क्लीन किए इसके लिए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं इक्वालिटी है। और गांधी जी इसी चीज को एंड करना चाहते थे, एलिमिनेट करना चाहते थे कि ऐसा नहीं है कि ये लोग टॉयलेट क्लीन कर रहे हैं तो आप इनको अनटचेबल्स कर दो। गांधी जी ने खुद यहाँ टॉयलेट क्लीन किया। बात समझ आ गई? ये चीज यहां पर हुआ। तो दलित ऑप्रेस्ड क्लास था और उनकी वॉइस को रेस करने के लिए यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, एंड ही इज़ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर। और बी.आर. अम्बेडकर साहब ने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एसोसिएशन बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। अब इस डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की दो डिमांड्स थी। पहली क्या डिमांड थी? पहली डिमांड थी रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें दलितों के लिए सीट्स को रिजर्व किया जाए। मान लीजिए किसी जगह 100 सीट हैं किसी कॉलेज के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो वहां पर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एडमिशन यहाँ पर किसका होगा? डिप्रेस क्लास का होगा। ठीक है। और दूसरा उनकी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या था कि भैया वोटर्स दलित के होंगे और जो उसमें चुनाव में खड़ा होगा लड़ने के लिए वो दलित का होगा। सेपरेट कैसे हो गया भाई? जैसे क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है ज्वाइंट इलेक्टोरेट, क्या होता है कि भाई मान लीजिए मैं हूं आसिम, अब मैं इसमें खड़ा हूं, एनीवन कैन वोट। अब मैं मुस्लिम कैंडिडेट, कोई भी वोट कर सकता है, तो दिस इज ओपन, मतलब कोई भी कर रहा है। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होगा कि मुस्लिम कैंडिडेट एंड मुस्लिम इलेक्टोरेट, सिर्फ मुसलमान ही मुझे वोट कर रहा हूं, दैट इज देन सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है। तो यहां पर उनकी डिमांड थी कि भैया अगर कैंडिडेट दलित का खड़ा हो रहा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो वहां पर सिर्फ वोट दलित ही डाल सकते हैं। ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी। बात समझ आ रहा है? ये इन्होंने यहां पर डिमांड रखी थी। और अंबेडकर साहब डिमांड, ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनकी डिमांड को कंसीड कर देते हैं, कह रहे भैया बहुत बढ़िया, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे डिवाइड एंड रूल हो जाए, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सब जगह जैसे हो जाए। तो ब्रिटिशर्स ने उनकी डिमांड को कंसीड कर दिया। जब ऐसा हुआ, उनकी डिमांड कंसीड की गई, तो गांधी जी जो है वो फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ गए, आमरण अनशन पे बैठ गए, है ना। और दिस वाज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। गांधी और अंबेडकर के बीच में ये बोन ऑफ कंटेंशन था, ये उनके बीच का डिस्प्यूट था। क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट, कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए कि जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। अंबेडकर साहब कह रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट और गांधी जी इसके लिए एग्री नहीं थे। इस वजह से इन दोनों के बीच में, गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में एक यहाँ पर पैक्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट ऑफ 1932।
इस पूना पैक्ट के तहत क्या हुआ, क्या कहा गया कि भाई प्रोविंसेस में जो है आप देखोगे और सेंट्रल असेंबली यहां पर रिजर्व सीट्स यहां पर दी गई कि भैया रिजर्व सीट देंगे आपको, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं। तो पीना पैक्ट 1932 रिजर्व सीट्स के लिए बोला गया कि सेंट्रल असेंबली एंड प्रोविंसेस में। समझाने के लिए मैंने लिखा है कि जैसे मान लीजिए 545 सीट्स हैं तो 50 सीट्स रिजर्व कर दी गई, कैंडिडेट दलित होगा, वोट यहां पर ऑल करेंगे, ठीक है। तो ये यहां पर कहा गया कि भाई रिजर्व सीट्स होंगी, सीट रिजर्व हो जाएंगी पर वोटिंग मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर अलग से खाली दलित वोट कर पाएंगे। कैंडिडेट दलित का होगा इन 50 सीटों पे, मान लीजिए 50 सीट रिजर्व कर दी, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 50 सीट रिजर्व कर दी तो कैंडिडेट दलित का होगा लेकिन वोटिंग यहां सब करेंगे, ठीक है। रिजर्व सीट है, सेपरेट नहीं है। जैसे यूपी की बात करें 50 सीट है तो 10 सीट रिजर्व कर दी फॉर दलित्स, ठीक है, तो वोटिंग सब करेंगे लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा खाली वहां पर दलित का आदमी होगा। यह पूना पैक्ट की यहां पर बात हो गई। अब मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी यही कुछ कह रहा था। मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड थी हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दो, जहां पर खाली मुसलमान जो है खड़ा होगा और सिर्फ मुसलमान और वोट करेंगे उसको। तो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर ये कहती हैं कि हम अपनी इस डिमांड को, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को खत्म कर सकते हैं या हम उसको छोड़ सकते हैं अगर हमको ये आश्वासन दिया जाए कि भाई हमारे लिए आप सीट्स रिजर्व कर दोगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है ना। तो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही थी, डिमांड उनका सेपरेट इलेक्टोरेट का था कि वी कैन गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, हम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड गिव अप कर देंगे इफ वी आर एश्योर्ड रिजर्व सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन। हमारी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारी अगर आप सीट रिजर्व कर देंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर तो हम लोग ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को यहां पर गिव अप कर देंगे। क्लियर है। अब इसके हम लोग लास्ट पोर्शन पे आ गए हैं, वो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जो कि मुश्किल से 5 से 7 मिनट आपका लेगा, उसमें कोई ज्यादा है नहीं। अब देखो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग यहां पर कैसे यूनाइटेड कैसे फीलिंग आई। अब उसके लिए यहां पर कई सारी चीजें, जैसे कि लोग अपने कल्चर से बाइंड हो गए, जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंस लोगों को बाइंड कर गया, उनके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग ले आया, है ना। जैसे कि फिगर्स एंड इमेजेस, वही सब चीजें जो हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में देखी थी। फिगर्स एंड इमेजेस जैसे कि इंडियन फोकलोर, स्वदेशी मूवमेंट, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इन पॉइंटर्स को यहां पर चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल से पॉइंटर्स। अब देखिए कल्चर की बात करें, मैं आपको कितनी बार ये डिस्कस कर चुका हूं, पढ़ाने में एक तरीका बता चुका हूं। कल्चर है, अब लोकल सॉन्ग्स हैं, लोकल लैंग्वेज है, लोकल क्लॉथ है, लोकल खाना है, ये सब बाउंड करता है। जैसे आपका लोकल फूड है, अब आप मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं गया था बाली घूमने के लिए, ठीक है। अब बाली में जो उनका बालिनीज जो उनका फूड है, उनका तरीका है जो खाना बनाने का, वो पसंद नहीं आया। अब वहीं अगर हम वो क्या ढूंढ रहे हैं वहां ढूंढ रहे हैं कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए, तो क्या हो रहा है, मैं अपने कल्चर से बाउंड हूं, वहां पर मुझे अपना इंडियन वाली जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वहां मुझे आ रही है, मैं वहां रियलाइज कर पा रहा हूं, अच्छा ये है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, मैं अपना इंडियन फूड ढूंढ रहा हूं। बात समझ में आ रही है। पास्ट एक्सपीरियंस, अब पास्ट एक्सपीरियंस देखा कि भाई 1857 में क्या हुआ था, लोगों को रियलाइज हुआ कि हम सब अलग अलग थे, लेकिन क्या हुआ था 1857 में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सारे लोग एक साथ खड़े हो गए थे अंग्रेजों के खिलाफ। पास्ट एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो ही हमारे यहां पर क्या होगा, हम लड़ पाएंगे। तो उनको पास्ट एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि यूनाइटेड वी शुड स्टैंड, अगर हम अलग अलग रहेंगे तो क्या हो रहा था भाई, उससे पहले बहुत लड़ाइयां हो रही थी। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मराठा, एंग्लो माइसोर, कितनी सारी लड़ाइयां हुई हैं, पानीपत, सब लड़ाइयां हुई। लेकिन किसी लड़ाई में, इन सब लड़ाइयों में आप देखोगे रीजनल फाइट्स थी। एंग्लो माइसोर सिर्फ माइसोर लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, एंग्लो मराठा से मराठा लड़ रहे थे, अलग से लड़ाई नहीं हो रही थी, मतलब कुछ सब लोग मिलकर लड़ रहे थे, तो कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुआ, क्योंकि सब लोग मिल गए थे, ठीक है। थर्ड, फिगर्स एंड इमेजेस, जैसे कि देखिए एलेगोरी के बारे में पढ़ा था हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, कि जैसे जर्मनी को पहचानना है तो जर्मेनिया उनका एलेगोरी था, फ्रांस का एलेगोरी मरियाने था, ब्रिटेन का एलेगोरी ब्रिटानिया था। ऐसे ही इंडिया का भी यहाँ पर पहचान बनाई गई, यहाँ पर फिगर्स एंड इमेजेस आई। भारत माता की पेंटिंग यहाँ पर सामने आती है, उसको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। भारत माता फर्स्ट टाइम इसको क्रिएट किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, कहीं कहीं आपको चट्टोपाध्याय मिलेगा किताबों के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर एक नॉवल लिखी थी आनंद मठ, किसने, आनंद मठ, यहाँ पर नॉवल थी, उसमें आपको वंदे मातरम ये मिलता है, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यहाँ पर एक नॉवल थी आनंद मठ, उसके अंदर वंदे मातरम ये सॉन्ग जो है, जो हमारा है, उसको उसके बारे में पता चलता है हमको, ठीक है। और फिर इसी को जो भारत माता की पेंटिंग है उसको सेकेंड टाइम यहाँ पर क्रिएट किया था किसने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो देखिए
भारत माता की पेंटिंग वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे जर्मेनिया जर्मनी को, मेरियाने फ्रांस को, है ना, ब्रिटानिया ब्रिटेन को, वैसे ही भारत माता की पेंटिंग जो है वो किसको, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है भारत माता की पेंटिंग। क्लियर है? तो ये फिगर्स एंड इमेजेस हो गया। अब हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करेंगे तो 1905 के आसपास फ्लैग, अब फ्लैग भी मैंने आपको बताया था ब्रिटेन का जब नया फ्लैग बना, है ना, तो वैसे ही देखो नई आइडेंटिटीज आ रही हैं। अब एक बात समझ में आ रही है कि नहीं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैं ये चैप्टर यहाँ पर शुरू कर रहे थे हम लोग, क्या ये वाला, कि भैया उस चैप्टर में देखो हमने देखा नई नई आइडेंटिटीज आने लगी थी, जब नए नए नेशन स्टेट बने थे, नए सिंबल्स नए आइकन्स ये सब आने लगे थे, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आने लगी थी। वही चीज़ अब यहाँ पर इंडिया में हम लोग पढ़ रहे हैं। बात देख रही है आपको, देख रहे हो कैसे चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं। आई होप ये चीज़ आप यहाँ समझ पा रहे हो कि किस प्रकार से यहाँ चीज़ें जो हैं वो कनेक्ट यहाँ पर हो रही हैं, है ना। तो 1905 के आसपास जो फ्लैग था इंडिया का वो रेड ग्रीन और येलो कलर में था। फिर आप देखोगे 1921 के आसपास 1921 में फ्लैग बना वो रेड वाइट और ग्रीन हुआ। इसमें जो है देखिए स्पिनिंग व्हील लगाया गया जो सिग्निफाई करता था सेल्फ हेल्प को। ठीक है, सिंबल्स आ रहे हैं देखो, सेल्फ हेल्प को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, 1921 का। एंड देन फाइनली आप देखोगे री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पर लोगों को ये पसंद समझ में आया कि हाँ हमारा एक बहुत ही ग्लोरियस पास्ट था। आप एंशिएंट हिस्ट्री आप पूरा पढ़ चुके हो, एंशिएंट हिस्ट्री में देखा क्या बड़े बड़े यहाँ पर क्या गजब का उस वक्त हमारा कल्चर था, है ना, मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बनाए थे, तो ग्लोरियस पास्ट था हमारा, क्या गजब के आर्ट एंड आर्किटेक्चर थे, रिलीजन और कल्चर इतने सारे थे, इतनी डाइवर्सिटी थी, हैंडलूम को लेकर इतना हमारा हम रिच थे। लेकिन लोगों को समझ में आया कि ये सब चीज़ें हमसे छीन ली अंग्रेज़ों ने, ये सब चीज़ें इंडिया में ख़त्म हो गई हैं। पीपल गॉट एंग्री, और इसलिए लोग अब जो है इन सब चीज़ों के अगेंस्ट, मतलब इन सब चीज़ों को पाने के लिए कि हम ये कैसे हमसे छीना गया, हम फिर लड़ेंगे इसके लिए, तो लोग यूनाइट हो जाते हैं और इस तरह से यहाँ पर लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आती है। तो दोस्तों ये कुछ तरीके थे यहाँ पर किस तरह से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लोगों के अंदर आती है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर जो था नेशनलिज्म इन इंडिया वो यहाँ पर पूरा होता है, और इसी के साथ हम इस चैप्टर के एंड पे आ गए हैं। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करती है, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।